अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तब मैं बस थोड़ा सा वेट कर रही थी कि बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि उनकी मीटिंग्स ज्वाइन नहीं हो रही, तो उनको रिप्लाई कर रही थी। सो थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने में। तो अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको आने देते हैं। 2 मिनट बाद जस्ट फौरन से मैं स्टार्ट कर दूंगी। आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अभी फिलहाल सबके माइक्स मैं म्यूट कर रही हूँ। और जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उस टाइम पे ऑन कर दूंगी, फिर आप लोग अपने माइक्स जो है वो ऑन कर इसलिए लीजिए। नमाज पढ़ ले हम लोग। हाँ जी, पढ़ लें। अ, जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो पढ़ के आ जाएं। हम जस्ट 2 मिनट में वेट कर रही हूँ बाकी लोगों के ज्वाइन करने का, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो वो ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सेशन। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, मैसेज में मुझे बता दें। और साथ ही ये भी बता दें कि मेरा जो वॉइस है वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। जिन लोगों के पास मगरिब की नमाज का टाइम है वो मगरिब की नमाज पढ़ के आ जाएं, वो बीच में ज्वाइन कर लें हमें। ठीक है, और बाद में क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जहाँ से उनका मिस हुआ होगा वो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे मगरिब की नमाज जो है वो उसका टाइम तकरीबन गुजर चुका है, तो
मैं यहाँ पे, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, मैं जब तक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ या जो भी कर रही हूँ उस टाइम में आप लोग अगर नमाज पढ़ के आना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ के आ जाएं। आज का मेन टॉपिक हमारा है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम रेजिन आर्ट, क्ले आर्ट, या कोई भी आपका बिजनेस है। अगर आप रेजिन आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी, आपको पहले से रेजिन आर्ट आता है, आप बिजनेस कर रहे हैं इसका, या आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे आपको इनकम कैसे जनरेट करनी है, आपको अर्निंग कैसे करनी है, ये हमारा मेन टॉपिक है। सेशन के एंड पे हम आपको प्रोडक्ट मेकिंग भी सिखाएंगे रेजिन आर्ट से, जो बेसिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जो जिस तरह से की चेन्स, बुक मार्क, ज्वेलरी टाइप, ये चीज़ें हम आज के सेशन में सीखेंगे भी सही बनाना। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अर्निंग कैसे करनी है। चाहे आप कोई भी आर्ट सीख लें, रेजिन आर्ट की क्लासेस ले लें, कोर्सेज कर लें, किसी भी तरह का कोर्स कर लें, या आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, आप इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको अर्निंग करनी है और घर बैठ के अर्निंग करनी है। तो उसके लिए बेसिकली हमारा आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आपने मेरी वीडियोस में देखा कि हमने ये बात की कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चन मुझे ये आए, बहुत से कमेंट्स नीचे आ रहे थे कि ये रोबोट जो है ये कहाँ से आएगा, या ये रोबोट हमारे पास कैसे आएगा, या ये रोबोट क्या चीज़ है, इसका क्या काम है रेजिन आर्ट के अंदर, या बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आपकी वीडियो एडिटेड लग रही है, और इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो वो सब चीज़ें, वो क्या थी, वो वीडियो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से, जिसपे हमने बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में कैसे हेल्प करेगा। और वो रोबोट जो सब पूछ रहे थे कि कैसे आएगा और कहाँ है, तो वो आपके अपने घर में भी मौजूद है, बट आपको यूज करना नहीं आता। ठीक है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रोबोट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रोबोट ही है, वो आपको बताएगा कि आपने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, आपने ऑडियंस की अटेंशन कैसे लेनी है अपने बिजनेस के लिए, और आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए किस तरह से लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना है, आपने किस तरह की वीडियो मेकिंग करनी है, या किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को शो करना है लोगों को। तो ये रोबोट आप सबके पास मौजूद है, जस्ट आपको इसका यूज करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसके हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे क्या क्या सीक्वेंसेस हैं। सबसे पहले जो हमारा होगा, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसका आंसर आप मुझे चैट में दीजिएगा कि आप लोगों के लिए उनका आंसर बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी उनका आंसर बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो रेजिन आर्ट सीखना चाहते हैं लोग, जो इंटरेस्टेड है रेजिन आर्ट सीखने में, तो मैं उन लोगों के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बताना चाहूंगी कि जब आप बिगनर्स होते हैं या जब आप रेजिन आर्ट को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फिर मैं अपनी केस स्टडी बताऊंगी कि मुझे एज अ बिगनर क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और अभी तक मैंने किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो किया, और मुझे कहाँ पे लैग फील हुआ, और मैंने क्या क्या किया अपनी इस जर्नी में। फिर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से ब्रांड्स को टेक ओवर करी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है रेजन आर्ट के अंदर, या किसी भी बिजनेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। फिर हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उस बिजनेस में करके क्या देगी, किस तरह से ग्रो करने में हेल्प करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ब्रांड में आपका किस तरह से साथ देगी, या वो रोबोट आपको किस तरह से साथ देंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ डिजाइन्स दिखाऊंगी जो मैंने अपने रेजिन आर्ट के लिए कुछ यूनिक डिजाइन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइन करवाए थे, वो हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। फिर हमारी आउटलाइन होगी कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी अपने आने वाले कोर्सेज से, उसकी थोड़ी सी आउटलाइन, और उसके बाद हम बनाना सीखेंगे अपने रेजिन के जो पीसेस हैं, की चेन, बुक मार्क, और बेसिक्स जो रेजिन की है कि मिक्स कैसे करते हैं, मटेरियल क्या चाहिए होता है, ये सब चीजें इस क्लास में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जिनके आंसर्स मुझे आपसे चैट बॉक्स में चाहिए होंगे। सबसे पहले ये है कि क्या आप लोग ऑलरेडी रेजिन आर्ट के बारे में जानते हैं, या आप लोगों ने सीखा हुआ है, या आप लोग बिगिनर हैं। तो इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में जो देना चाहेंगे तो दीजिएगा जरूर कि आप लोग ऑलरेडी रेजिन आर्टिस्ट हैं, या आप लोग बिगनर्स सीखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग रेजिन आर्ट
मतलब रेजिन आर्ट ऑलरेडी जानते हैं उस बारे में, या आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग फिर उससे उतनी इनकम या उतनी अर्निंग कर रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाइड हो, कि आप लोग सेटिस्फाई हैं अपनी अर्निंग से, या आप लोग जस्ट उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी बस लिटिल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट हो रही है इस बिजनेस से। या अगर आप कोई और भी बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ रेजिन आर्ट के बारे में बात नहीं करते, कोई और भी बिजनेस कर रहे होंगे आप लोग, तो क्या आप लोगों के पास उतनी इनकम जनरेट हो रही है जिससे आप सेटिस्फाइड हों? क्योंकि आजकल के दौर में जिस तरह से हर कोई एक इंसान के की अर्निंग से घर नहीं चलता, हर कोई चाहता है कि जिसको वॉइस नहीं आ रही, मे बी उसके एंड पे इशू होगा, वो दोबारा से लीव करके ज्वाइन करे या अपने माइक की सेटिंग्स देखें, उसकी वजह से आपको आवाज ना आ रही हो, ठीक है। तो आजकल हर कोई चाहता है कि वो इनकम जनरेट करे। अगर वो इन्वेस्टमेंट किसी चीज में, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको फिर उससे अर्निंग भी चाहिए। मतलब अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं और उसका आउटकम आपको नहीं मिलता, तो फिर आपको उसके बाद आपको क्या होता है, आप एक तरह से डिसहार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा ये सवाल है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है, ठीक है। मतलब ऐसे लेवल तक पहुंच गए हैं अपने बिजनेस को ग्रो करके कि उनका एक नाम बन गया, उनकी पहचान बन गई है, लोग उनके नाम को जानते हैं। मतलब एक ब्रांड है। अगर कोई भी जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लोग उनको जानते हैं, उन पे एतमाद करते हैं। अगर वो अपनी प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस रखेंगे, लोग उनको देने को तैयार हैं, उनकी प्रोडक्ट किसी भी प्राइस में लेने को तैयार हैं, और उनसे बहस नहीं करेंगे कि आप ये इसकी प्राइसेस कम कर दें या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और कौन से ऐसे लोग हैं कि वो अपना ब्रांड बनाने के बाद ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो बगैर सोचे समझे उनसे उनकी प्रोडक्ट, उनके उन पे इतना एतमाद करते हैं, उनका इतना नाम बन चुका है कि वो उनसे वो प्रोडक्ट लेने को तैयार हैं। ऐसे पाकिस्तान में जस्ट 1% लोग हैं जो रेजिन आर्ट में अपना नाम बना के अपना एक ब्रांड क्रिएट कर चुके हैं और जिन पे लोग एतमाद करते हैं, और उनको सब जानते हैं। तकरीबन आधा पाकिस्तान या उससे ज्यादा लोग उनको जानते हैं कि 1% लोग रेजिन आर्ट में ऐसे हैं जो अपना नाम बना चुके हैं, जो ब्रांड बन चुके हैं, जिन पे लोग एतमाद करते हैं, और जिनकी प्रोडक्ट्स किसी भी प्राइस में हो लोग उनसे ले लेते हैं, ठीक है। और उनकी एक खास किस्म की ऑडियंस है जो उनसे हमेशा प्रोडक्ट लेने को तैयार रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यह नहीं पता कि आपको क्या पता है कि आपकी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है, क्या आपको अपनी ऑडियंस का पता है कि कौन सी ऑडियंस आपसे प्रोडक्ट्स लेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये पता है क्या कि आपके अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, किस तरह से लोग देखेंगे आपकी प्रोडक्ट को? या जस्ट आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे या अपनी रील्स लगाएंगे और जस्ट 100 to 100 उस पर रीच आएगी, और उसके बाद बाकी तमाम लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स को नहीं देख पाएंगे जिनको आप दिखाना चाहते हैं, जिनको आप सेल करना चाहते हैं। तो आपको, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको आना चाहिए कि आपको अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, आपको कैसे लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फेल, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, रेजिन आर्टिस्ट हैं, तो आप लोग कहाँ पे फेल हो रहे हैं? फिर आपके पास अ, कितने रेजिन आर्ट के ब्रांड हैं जिनको आप जानते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में मैं जिनको जानती हूँ वो तकरीबन 1% के करीब, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स रेजिन आर्ट लर्न कर रहे हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं वो रेजिन आर्ट को लर्न कर रही हैं। और इतने लोग, हर आर्टिस्ट के पास तकरीबन हर सेशन में, हर कोर्स के अंदर, हर महीने 100 के करीब लोग जो होते हैं वो रेजिन आर्ट को सीखते हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी काफी बड़े बड़े नाम हैं उनके पास 200 के करीब हर हर महीने लोग सीख के जा रहे हैं। बट अगर आप जी, मैं आपको डेमो दूंगी रेजिन की प्रोडक्ट्स बनाने का, वो एंड पे होगा। आप लोग क्वेश्चंस आंसर भी एंड पे कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें जब हर महीने इतने लोग सीखते हैं रेजिन आर्ट को, और तकरीबन 1000 के करीब होंगे जो इस एक साल के अंदर लोग सीख के निकलते हैं, लेकिन उन सब में से
इन सब में से मैं इतने ज्यादा लोगों को जानती हूँ जो डिसहार्ट होके मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद रेजिन आर्ट का को स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, उसके बाद वो मटेरियल कहते हैं कि चलो हम इस मटेरियल को दोबारा से, हम अपना मटेरियल सेल करना चाहते हैं, हमसे कोई सस्ते में भी ले ले, क्योंकि हम इस काम को छोड़ना चाहते हैं, इस बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सेल नहीं हो रही, हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमसे कोई प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहा। और अभी भी मुझे भी इतने लोगों के मैसेज आए हैं कि हम आर्टिस्ट हैं या हम पेंटिंग करते हैं। किसी ने मैसेज किया कि मैं रेजिन आर्ट की ज्वेलरी का बिजनेस करती हूँ, किसी ने मैसेज किया कि मैं ये वाला बिजनेस करती हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, मुझे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करना आती, या और उसके बाद हम जो है वो मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई है प्रोडक्ट्स और हम उसको सेल नहीं कर पा रहे। तो अब क्या फिर लोग क्या करते हैं कि डिसहार्ट हो जाते हैं। जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बना के रख लेते हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही और वो आपके पास पड़ी रहती हैं, तो फिर आपको वो देख देख के ही उन प्रोडक्ट्स को वो होता है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर और हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई। यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो रेजन आर्टिस्ट को फेस करने पड़ते हैं कि एक तो इतने लोग सीखते हैं हर साल, और उसके उसके बावजूद सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो इससे अर्निंग कर रहे हैं, या 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास इनफ इनकम आ रही है इस आर्ट के थ्रू या इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है। और बाकी जितने भी रेजन आर्टिस्ट हैं, लोग सीख लेते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती करने के लिए, और अगर वो इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो फिर उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, उनके पास अर्निंग नहीं होती और वो डिसहार्ट होकर छोड़ देते हैं, ठीक है। और रेजन आर्टिस्ट को ये भी मसला होता है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनको अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास रेजन आर्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी लोकल लोग, जो आपके इर्द गिर्द के लोग या जितने भी लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आर्ट पीसेस होते हैं लग्जरी आर्ट में जो आते हैं, जैसे क्लॉक्स हो गए, टेबल्स हो गए, वॉल हैंगिंग्स हो गई, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं। जो बाकी चीजें होती हैं वो तो आपकी जैसे ज्वेलरी मेकिंग है, या छोटे मोटे ट्रेस जो होते हैं, जो गिफ्ट पीसेस होते हैं, वो तो आपके लोग खरीदते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, जो एक एक खास किस्म के लोग होते हैं जो उनको खरीदते हैं, जिनको होम डेकोर में इंटरेस्ट होता है, या जिनको अपने रेस्टोरेंट्स, जो अगर रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो उसमें उनको अपने उसकी डेकोर के लिए चाहिए होते हैं, या उनको बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गिफ्ट करना चाह रहे होते हैं किसी को। तो एक खास किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह के पीसेस खरीदते हैं। अब रेजिन आर्टिस्ट क्या करते हैं, शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े पीसेस बना लेते हैं, फिर उसके बाद उनको वो राइट ऑडियंस नहीं मिल पा रही होती जिनको वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको कहा, डिजिटल मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेजन आर्ट के कोर्सेज आप कहीं से भी कर लेंगे, हर जगह से सीख लेंगे, आप कहीं से भी कुछ भी सीख लेंगे, किसी तरह का भी आर्ट सीख लेंगे, लेकिन आपको जो मेन चीज़ है सीखने की, वो क्या ज़रूरत है? डिजिटल मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो आपके ब्रांड को ग्रो कैसे करेगी, आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने में आपकी कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद रेजिन आर्टिस्ट को ये भी नहीं पता होता कि उनको कौन सी किस्म की चीजें बनानी चाहिए जो उनकी सेल होंगी, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म की चीजें बना के अपने पास रख लेते हैं, और उनकी एक तो उनको ऑडियंस नहीं पता होती कि कौन सी ऑडियंस किस तरह की चीज लेना चाहती है, और फिर वो डिफरेंट चीजें बना के रख लेते हैं। फिर उनको ये नहीं पता होता कि अब सेल के लिए मुझे कौन सी राइट आइटम है जो मेरा सेल होगा। उसके बाद फिर वो डिसहार्ट होते हैं, फिर वो उनको फेलियर फेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और या तो वो किसी और फील्ड की तरफ चले जाते हैं, अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लेते हैं, या डिफरेंट किस्म के मजीद कोर्सेज करने शुरू कर देते हैं, जैसे कोई और आर्ट सीखना शुरू कर देते हैं कि शायद उसमें हमें अर्निंग हो जाए। जो मैंने भी ऐसा किया है कि जब एज अ बिगनर मुझे रेजिन आर्ट में अर्निंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने मजीद कोर्सेज करने चाहे और मैं मजीद किसी और आर्ट की तरफ चली गई कि शायद मैं अगर वो सीख लूँ और उसका साइड ट्रेंड ज्यादा होगा मार्केट के अंदर, और मैं वो सीखूं तो उसके मुझे कस्टमर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अपनी आपको केस स्टडी बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहले मैंने 2021 में रेजिन आर्ट को सीखा, ठीक है। जब मैंने सीख लिया, क्योंकि मुझे घर बैठ के कुछ काम करना था, और जब मैंने उसे सीख लिया तो फिर उसके बाद मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर ली शुरू में, कि मैंने उनकी मतलब उसका मटेरियल खरीद लिया। फिर मटेरियल खरीदने के बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट्स एज अ बिगनर बनाई। मतलब मैंने ट्रेस बनाए, जो ट्रेस छोटे छोटे होते हैं वो बनाए, वैनिटी ट्रेस वगैरह। और उसके बाद मैंने एक क्लॉक भी बनाई, और ये सब चीज़ें जिस तरह से रेजिन आर्टिस्ट बिगनिंग में करते हैं, क्या चलो डिफरेंट आइटम्स ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं बना के, तो वो मैंने किए, ठीक है।
फिर लेकिन वो बना के मैंने चीजें रख ली कोई 4-5 किस्म की। जब मैंने एक दफा का मटेरियल मंगाया ना, तो उसके बाद मैंने उनसे 4-5 किस्म की चीजें बना के रख ली। लेकिन मैंने उनको सेल करने में मुझे बहुत स्ट्रगल फील करनी पड़ी, क्योंकि मेरी वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही थी। क्योंकि जिस हिसाब से जितना मेरा मटेरियल इन्वेस्ट हुआ था, या जितना मैंने उस पर मेहनत की थी, और जितनी प्राइसेस पे मैं सेल करना चाह रही थी, उसमें सेल नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर आप एज अ बिगनर होते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो, क्योंकि आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, या उनको कहते हैं कि हमें फॉलो करें। उसके बाद आपके पास इतने फॉलोअर्स नहीं होते, लोग आपकी प्रोडक्ट को देख नहीं पा रहे होते। आपके पास जो लोग आपकी प्रोडक्ट को देख पा रहे होते हैं, अगर आपके पास फ्रेंड्स या फैमिली है, उनमें से भी आपको कोई एक आधी ऑर्डर दे देगा। उसके बाद मजीद क्या करेंगे? उसके बाद मजीद प्रोडक्ट्स कैसे सेल करेंगे? तो आपको, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे सेल करूं उन प्रोडक्ट्स को। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने उन पे सेल लगा दी, ठीक है। और अपनी ही फ्रेंड्स फैमिली में सेल, जब मैंने उस पे सेल की, मैंने जस्ट अपने मटेरियल जितना इन्वेस्ट हुआ था ना, उतने मटेरियल की कॉस्ट रख के उनको सेल करना चाहा। और वो मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही लोगों ने खरीद ली मुझसे, क्योंकि जब मैंने उस पर सेल लगाई तो उनको रीजनेबल रख गई थी और उन्होंने मुझसे खरीद ली। लेकिन बताएं कि मुझे उसमें क्या फायदा हुआ? मुझे तो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने मटेरियल लिया, मैंने सीखा, जो सीखने पे मैंने इन्वेस्टमेंट की, फिर उसके बाद जो मैंने मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट की, और फिर मैंने जो चीजें बनाई, उसमें मुझे कोई प्रॉफिट भी तो होना चाहिए था ना। जो मैंने मेहनत की थी वो भी उसमें इंक्लूड होती है। आप अपनी फैमिली का टाइम निकाल के जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट मेकिंग के अंदर, तो वो आपकी कहाँ कहाँ से आपकी पूरी होगी उसकी अर्निंग। फिर मैंने क्या, मतलब तकरीबन आप समझ लें कि मैंने 2 साल में जितना, आप इन 2 सालों में मैंने तकरीबन 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट की कि मुझे लोगों के ऑर्डर्स भी आए। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने प्राइसेस कम रख के सेल करना शुरू कर दी, ताकि मुझसे लोग खरीद लें, ठीक है। और उस उन प्राइसेस को कम रखने में मेरी मटेरियल की इन्वेस्टमेंट हुई, जितने मैंने आपको कहा कि मैंने 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट की होगी, तकरीबन जितने भी ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किए होंगे। और एक मुझे बल्क ऑर्डर आया था तकरीबन 100 पीसेस, वो भी मैंने फेसबुक पे ग्रुप में अपनी पोस्ट डाली थी, ठीक है। किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि मुझे इस तरह की चेन्स वगैरह चाहिए, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि मैं आपको बना के दे देती हूँ, ठीक है। मैंने 100 की चेन्स थे उसके, उन्होंने कहा था 100 की चेन्स चाहिए एंड 200 बुक मार्क्स चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो, इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती कि मैं अगर एक बल्क ऑर्डर कंप्लीट करूंगी तो चलो मेरी लोगों तक, एक तो लोग देखेंगे कि मैंने बल्क ऑर्डर कंप्लीट किया है, फिर मेरा एक वो बढ़ेगा, लोगों तक मेरी प्रोडक्ट्स जो होंगी, मजीद लोगों को पता चलेगा, और इस तरह से मेरा जरा नाम बनेगा। तो चले, मैं इस तरह से बल्क ऑर्डर मैंने ले लिया, और मुझे, मेरे पास 1 मंथ का टाइम था उसको कंप्लीट करने के लिए। मैंने उस पर मेहनत की, मैंने उस पर मटेरियल इन्वेस्ट किया। और मैंने उन्हें ये कहा था कि मुझे आप हाफ पेमेंट एडवांस करें, क्योंकि मटेरियल खरीदना होगा। क्योंकि मेरे पास तो इतना, हर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती कि आप बल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए खुद से पैसे इन्वेस्ट कर लें, और उसके बाद आप वो बनाएं, और फिर उसके बाद आप पूरा महीना इंतजार करें कि आप, जो अगर आपके पास बीच में भी मटेरियल कम पड़ रहा है, फिर दोबारा खरीदने के लिए आपके पास इनकम ना हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे हाफ पेमेंट एडवांस दें, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी, मेरे पास भी ये ऑर्डर आया हुआ है, मेरे पास इससे भी ज्यादा का ऑर्डर था, जिससे जो हाफ चीजें मैं आपको दे रही हूँ और हाफ मैं खुद बनाऊंगी। और मेरे पास, मुझे किसी और ने ऑर्डर दिया है, कोई कंपनी है बाहर की, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है, और वो पेमेंट भेजेंगे तो मैं आपको भेजूंगी। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, लेकिन मुझे इतनी पेमेंट तो आप करें कि मैं अपना मटेरियल मंगवा लूँ। बेशक आप हाफ पेमेंट ना करें, बट मटेरियल की पेमेंट आप करें, ताकि मैं अपना मटेरियल मंगवा लूँ, और तब ही मैं बनाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। जब उन्होंने मुझे पेमेंट की, तो मुझे उन्होंने जस्ट कितनी पेमेंट की होगी, उन्होंने जस्ट मुझे 5000 रुपीज भेजे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बस इतनी ही पेमेंट आई है। अब मैंने कहा, मैंने उसमें और मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी मटेरियल की, वो उससे ज्यादा हो गई थी। कि मैंने अगर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए 5000 में जस्ट रेजिन मंगवाया, कलर्स क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। जब आप स्टार्ट करते हैं तो कलर्स आपके काफी ज्यादा टाइम तक चलते हैं। तो रेजिन मंगवाया, और मेरे पास मोल्ड्स भी अवेलेबल थे, ठीक है। लेकिन मैंने और ज्यादा मोल्ड्स मंगवाए, ताकि मैं एक महीने में अपना काम कंप्लीट कर लूं। और मोल्ड्स पे जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल मेरा खर्च हुआ था, और मैंने तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो की वो 11,000 तक की। और हालांकि उन्होंने मुझे सिर्फ 5000 रुपीज सेंड किए थे। अब मैंने 11,000 तक की इन्वेस्टमेंट की कि चलो, उसके बाद और वो सिर्फ मोल्ड्स पे की थी 11,000 रुपए की। उसके बाद मटी रेजिन मुझे मजीद बाकी बाद में और भी चाहिए था, और वो भी मैंने मंगवाया, ठीक है। और मुझे था कि चलो 28,000 रुपीज तक के जो
पेमेंट होगी वो मुझे मिलेगी, और उसमें से चलो कुछ मेरा प्रॉफिट उसमें से बन जाएगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने अपने 100 पीसेस की चेन्स के और 200 बुक मार्क्स बना लिए, और मैंने उनको सेंड कर दिया, उनकी ड्यू डेट जो उन्होंने दी थी उस पर सेंड कर दिया, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि अब मुझे इसकी बाकी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट रिसीव हो गई है इस पे, और उसकी डिलीवरी चार्जेस भी उस पे 1000 रुपीज लगे थे, क्योंकि इतने ज्यादा पीसेस थे और इतना ज्यादा वेट था। फिर जब उन्होंने देखा, अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि अब ये प्रोडक्ट्स जो मेरे पास रिसीव तो हो गई हैं, लेकिन ये कंपनी अप्रूव करेगी और वो मुझे पेमेंट करेगी तो मैं आपको पेमेंट करूंगी। लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है कि मैं अभी तक उनको मैसेज करती हूँ, बट उन्होंने मुझे अभी तक मेरी पेमेंट जो है वो सेंड नहीं की। सिर्फ 5000 जो उन्होंने शुरू में सेंड किए थे, जस्ट वो सेंड किए थे, और तकरीबन जो इन्वेस्टमेंट मैंने की वो सारी क्या हो गई, जाया हो गई। इसी तरह से डिफरेंट और भी ऑर्डर्स आते थे कि मुझे एक हफ्ते में आप बना दें, या मुझे इतने दिनों में बना दें, क्योंकि रेजिन आर्ट कभी भी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, वो टाइम लेता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब उसमें मैं जब एक हफ्ते में उन्होंने कहा कि मुझे बना दें, उसके लिए मैं मटेरियल अपने पास से इन्वेस्ट करती जा रही थी, और पेमेंट मैं कम ले रही थी, और मेरे पास कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। और उस एक हफ्ते में बनाने के लिए मुझे, जहां से मैं मटेरियल पहले लेती थी कम प्राइस में, वहां से लेने की बजाय मैंने लोकल मार्केट से लेना चाहा, ताकि मैं जल्दी मटेरियल लूं और जल्दी चीजें बना लूं, और वो मुझे पड़ गया महंगा। और जितनी पेमेंट उन्होंने मुझे की उसमें उससे ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसी तरह से आपके पैसे वेस्ट होते रहते हैं, आपको अर्निंग नहीं हो पा रही होती, तो आप डिसआर्ट हो जाते हैं। और मैं क्या हो गई, डिसआर्ट हो गई, और मैंने कहा कि बस इस रेजिन आर्ट में कोई वो क्या है कि सिर्फ खास किस्म के लोग जो शुरू से स्टार्ट कर चुके हैं बिजनेस, जो 4 साल पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, सिर्फ वही इसमें अर्निंग कर सकते हैं। बाकी जो बिगनर्स हैं या बाकी जो लोग हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट होती, जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उतनी हमारी अर्निंग नहीं हो पा रही, ठीक है। और लोग भी हमें कहते हैं कि हमें प्राइस जो है वो कम करके सेल करें, और अगर आप प्राइस कम करके सेल करेंगे तो हमेशा आपको नुकसान होगा उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस फील्ड को छोड़ते हैं, मैं कैंडल मेकिंग स्टार्ट करती हूँ, कैंडल मेकिंग सीखती हूँ, और बाकी आर्ट, कोई और आर्ट सीखती हूँ जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया पे देखा कि ये वाले आर्ट, कैंडल मेकिंग आजकल ज्यादा चल रही है, क्ले आर्ट चल रहा है, इस तरह के आर्ट पीसेस चल रहे हैं, और ये जरा सस्ते में, थोड़ी सस्ती भी होती हैं, इसकी प्रोडक्ट्स सस्ते में सेल होती हैं, तो लोग शायद मुझसे खरीदेंगे। बट जब मैंने कैंडल मेकिंग की, मैंने कैंडल प्रोडक्ट्स भी बना के रख ली, कोई काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स कैंडल्स की मैंने तकरीबन 12 पीसेस बनाए, 10 कैंडल्स के। उसके अलावा मैंने दूसरे पीसेस बनाए जो मोल्ड कैंडल्स होती हैं वो वाले बना के रख लिए। लेकिन वो एक भी आज तक कैंडल मेकिंग का मेरे पास एक पीस भी सेल नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद जब वो सारी उनको मतलब वो प्रोडक्ट्स मैंने डालने के बाद भी मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अपनी एज अ पीआर पैकेज भी भेजी है अपनी प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके बावजूद मेरी प्रोडक्ट्स सेल नहीं हुई कैंडल मेकिंग की, और इसके अलावा जितने भी थी, और सब कहते थे कि आपकी प्राइसेस ज्यादा हैं। तो इस तरह से लोग क्या कहते हैं कि आपको छोड़ देते हैं, आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ठीक है। और उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं लैग कर रही हूँ वो ऑडियंस ढूंढने में जो मेरी प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये सब चीजें नहीं चल रही तो आप अपने आर्ट को मतलब मैं इसको क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दी थी बीच में। तकरीबन मैंने 3 कोर्सेज कराए थे, और उसमें भी मैंने काफी रीजनेबल प्राइसेस में कोर्सेज कराए। पहला कोर्स मैंने 2500 में पूरा रेजिन आर्ट का बेसिक टू एडवांस सिखाया था। फिर दूसरा कोर्स जो मैंने किया था वो भी मैंने, मेरे ख्याल से मैंने 3500 या 4000 में सिखाया। फिर तीसरा जो मेरा कोर्स था वो मैंने 2 दिन की क्लासेस 1000 में सिखाई। हालांकि इतने रुपीज में कोई भी किसी को क्लासेस नहीं देता। तो ये सब भी मैंने इस तरह से करके देख लिया कि शायद मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट्स आए और उस तरह से मुझे कोई अर्निंग हो, लेकिन इस तरह से भी कोई आपके पास अर्निंग नहीं होती, ठीक है। इस ये सब भी मैंने करके देख लिया कि जितना मटेरियल मैंने कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया उससे ज्यादा मतलब जितनी आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं उससे ज्यादा का आपका मटेरियल इन्वेस्ट हो जाता है, और फिर जो आप प्रोडक्ट्स बना के रखते हैं वो भी आपके पास ही पड़ी रह जाती हैं। फिर आप उनको अपने घर में उनको ना वो आपकी सेल हो रही होती है, ना ही वो कोई आपसे खरीद रहा होता है, वो घर में मेरे पास पड़ी पड़ी खराब हो रही थी। तो
फिर मुझे समझ आई कि शायद मैं डिजिटल मार्केटिंग, यानी मुझे अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसमें लैग करती हूँ। फिर मैंने अपना पूरा साल, ये वाला जो 2023 था, ये पूरा साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है। इसमें मैंने डिफरेंट मॉड्यूल सीखे हैं। मैंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सीखी है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट सीखी मैंने। उसके बाद मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी। मैंने डिफरेंट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखी कि उसका क्या रोल होगा डिजिटल मार्केटिंग में, और किस तरह से आप लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। यह पूरा साल अभी भी मेरे उसमें क्लासेस और मजीद मैं इनरोल करती रहती हूँ इस तरह की चीज़ों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज में या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में मैं इनरोल करती रहती हूँ, और मैं सीखती रहती हूँ कि मैं किस तरह से ग्रो करूँ। क्योंकि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और उसको मैंने अपने बिजनेस में जो है वो स्टार्ट किया, इनरोल किया, तो उसके बाद मतलब मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। जिस तरह से आपने मेरा ये वीडियो ऐड देखा होगा, आप लोगों को अटेंशन फील हुई होगी उसके अंदर, आप लोगों की अटेंशन मैंने ग्रैब की और आप लोगों ने फौरन मुझे कांटेक्ट किया कि किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, ये डिजिटल मार्केटिंग थी, जिसने मुझे सिखाया कि मैं किस तरह से ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, और किस तरह से लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने मेरा ऐड देखा और आप लोगों ने ज्वाइन किया इस क्लास को, तो क्या आप लोग ये सीखने के बाद लोगों की अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते? क्या आप लोग अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते? और जितना मुझे इस इन सब चीजों को सीखने के बाद और इन वीडियोस को बनाने के बाद और इस तरह की अपना प्रोडक्ट लोगों को शो करने के बाद जितनी अटेंशन लोगों की मिली है, इस तरह से इस तरह से मुझे कभी भी अटेंशन लोगों की नहीं मिली कि मेरा ये जो वीडियो एड्स हैं, तकरीबन 10,000 से ज्यादा व्यूज इस पे आए। उसके अलावा 500 से ज्यादा लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और अब तक मैं तकरीबन 5-6 इसके फ्री सेशंस कर चुकी हूँ कि हर क्लास में मेरे 100 स्टूडेंट्स तकरीबन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या लोगों ने अटेंशन फील की? कहाँ पे मैं लैग कर रही थी? मैं डिजिटल मार्केटिंग में लैग कर रही थी, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने में लैग कर रही थी। और ये वीडियो किस तरह से बनी थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनी थी, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, मुझे वीडियो तो बना के दी, मुझे अपनी प्रोडक्ट को लोगों को दिखाने का मौका भी दिया। इसके बाद जब आप इस तरह की चीजें बना कर डालते हैं, तो फिर लोग आपको अप्रोच करते हैं कि हमें हमें प्रोडक्ट्स बना दें, हमारी कस्टमाइज चीजें बना दें। लोग आपको ऑर्डर्स भी देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको किसी आर्ट को सीखने के लिए ज्वाइन नहीं करते, बल्कि वो आपको ऑर्डर्स भी देते हैं, ठीक है। तो क्या आपको कहाँ पे आप सब आर्टिस्ट, सब बिजनेस वाले लोग जो हैं वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में लैग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर अपना एक ब्रांड बनाया, और अभी मैं अपने ब्रांड को बनाने की जर्नी पे हूँ। मैंने खुद से अपनी वेबसाइट डिजाइन की, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में ही सीखी है कि अपनी वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपनी वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया। मैंने वो खुद बनाई, ठीक है, अपने ब्रांड की वेबसाइट। उसके बाद जितनी अर्निंग मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एनरोल करने के बाद अपने ब्रांड के अंदर मिक्स करने के बाद हासिल की है, जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी ना, मुझे उस इन्वेस्टमेंट का बैक मिल रहा है। मतलब कि जितनी इन्वेस्टमेंट मैं कर चुकी हूँ इस रेजिन आर्ट के अंदर, बाकी जितने आर्ट थे उन सब की प्रोडक्ट मेकिंग में, या जिस तरह भी अर्निंग मैं कर रही थी, सॉरी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उससे ज्यादा की अर्निंग, उसका रिटर्न मुझे मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। और मैं अब अपने इस प्रोसेस पे हूँ कि मुझे अपने इस काम को एक ब्रांड बनाना है, एक फिजिकल लुक देनी है इसको, एक ब्रांड की शक्ल में इसको लेके आना है, और ये जर्नी मेरी चल रही है, ठीक है। तो अब क्या था, पर्पस क्या है आपका किसी भी चीज को सीखने का? मेन पर्पस क्या था अपनी केस स्टडी बताने का? वो ये कि आपको, आपका एम क्या होना चाहिए जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं? आपका एम ये होना चाहिए कि आपने उससे अर्न करना है, आपने अपना ब्रांड बनाना है, आपने अपना नाम बनाना है, आपने अपनी पहचान बनानी है, आपने वो ऑडियंस ढूंढनी है जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगी। वो ऑडियंस नहीं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते, वो आपको पैसे देने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते, वो जस्ट ये होते हैं कि आपको मुफ्त में कोई चीज मिल जाए। ऐसी ऑडियंस भी होती है जो जस्ट ये चाहती है कि उनको मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, ठीक है। और मतलब कि वो उनको आपकी प्रोडक्ट खरीदनी है,
लेकिन वो मुफ्त में खरीदनी है। उनको मतलब उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि वो आपकी मेहनत नहीं देखते, वो आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, वो आपकी मटेरियल इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि इसमें ये हैंडमेड चीज है, या वो ये नहीं देखते कि अगला इंसान कितनी मेहनत करके ये काम कर रहा है, तो अगर उसकी इतनी पेमेंट है तो किसी वजह से ये होगी, ठीक है। बट वो ये चाहते हैं कि उनको मुफ्त में चीज मिल जाए। तो आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट नहीं करना जो मुफ्त में सब कुछ करना चाहते हैं। आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपकी वैल्यू, आपके आर्ट की वैल्यू करे, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू करे, और आपके काम को वैल्यू दे, आपको वैल्यू दे कि आपने ये चीज बनाई है, और उसको सराहे, और आपसे खरीदे, ठीक है। तो आजकल का दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखेंगे, क्योंकि आज से पहले जो डिजिटल मार्केटिंग चल रही थी, जब मैं सीख रही थी डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जब मैंने इस साल के शुरू में स्टार्ट किया था, उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना रोल नहीं था। अभी वो एज अ बिगनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, उस वक्त सब कुछ मैनुअली होता था। मतलब हम एड्स बनाते थे, तो एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स जो मैंने सीखे थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उस सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमें सब कुछ अपने दिमाग से सोच के करना पड़ता था। हमें ये भी खुद सोचना पड़ता था कि हमें कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट खरीदेगी। हमें ये भी खुद सोचना पड़ता था कि कौन सी एज ग्रुप के लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। और हमें खुद से ये सोचना पड़ता था, या दूसरे जो अपने कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को देख के, या उनकी चीजों को देख के सोचना पड़ता था कि अगर वो इस तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इस तरह की प्रोडक्ट्स का ज्यादा स्कोप होगा। अगर मैं ये काम इस तरह से स्टार्ट करूं, इस तरह से आपको एक मतलब सर्चिंग करनी पड़ती थी, रिसर्च करनी पड़ती थी पूरी अपनी कंपटीटर्स को देख के। फिर आपको खुद से सोचना पड़ता था कि मुझे किस तरह से अपना एड बनाना है, अपना एड डिजाइन करना है, लोगों को दिखाना है, ये लोगों की अटेंशन हम ले सकें। बट जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के बाद मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजिटल मार्केटिंग को भी टेक ओवर कर लिया है, कि अब आपको खुद से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने बिजनेस आपके अगर आप अपने बिजनेस में उसको इनरोल नहीं करते, तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में पायनियर होंगे, वही लोग उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखेंगे। जिस तरह से ये एक बात चल रही थी पूरी दुनिया में कि रोबोट्स आ जाएंगे और रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट ही है, लेकिन रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर वो लोग उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो इन रोबोट से काम लेना सीख लेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख लेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने बिजनेस को, या अपनी जॉब को, या अपने किसी भी काम को ग्रो करना सीख लेंगे। वो लोग रिप्लेस करेंगे उन लोगों को जो नहीं सीखना चाहते, ठीक है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से ब्रांड्स को टेक ओवर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आपको खुद कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, वो सब कुछ मैंने अपने पास से सोच के नहीं बनाया। वो मुझे मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने बना के दिया। मुझे उसने ये भी बताया कि आपने वीडियो किस तरह की बनानी है। मुझे उसने ये भी बताया कि आपने वीडियो में दिखाना क्या है। मुझे उसने ये भी बताया कि आपने कौन से लोगों को ये वीडियो दिखानी है। और मुझे उसने ये भी दिखाया बताया कि कौन से एज ग्रुप के लोगों को आपने वीडियो दिखानी है, और उन लोगों के इंटरेस्ट क्या क्या होने चाहिए जिनको आपने ये वीडियो दिखानी है। तो अगर आप अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, ठीक है। तो अब वो लोग जो 4 साल पहले रेजिन आर्ट का काम शुरू कर चुके हैं, उनको एक नाम बन चुका है। वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग ना भी करें अपनी प्रोडक्ट की, तो वो उनका इतना नाम बन चुका है, और वो एक ब्रांड बन चुके हैं कि लोग ऑलरेडी उनको जानते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको ऑर्डर्स देते हैं, और मतलब आंखें बंद करके उन पर ट्रस्ट करते हैं, और हम उनको बीट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन हम इस कंपटीशन को, मतलब हजारों की तादाद में लोग सीख रहे हैं ना रेजिन आर्ट या कुछ कोई भी आर्ट। तो अगर हम उस कंपटीशन को तोड़ना चाहते हैं, और उस कंपटीशन में से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपनी नाम बनाना चाहते हैं, तो हमें फिर क्या, हमारे लिए क्या यूनिक चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लेटेस्ट है मार्केट में। लेटेस्ट चीज है कि आप अपने कंपटीटर्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। उसके बाद अब जो पहले ऑलरेडी जो 4 साल पहले के काम कर रहे हैं, उनका तो ऑलरेडी नाम बन चुका है ब्रांड के तौर पे। लेकिन अब वो तो ऑलरेडी रेजिन आर्टिस्ट
का आर्टिस्ट है, एक ब्रांड है, लेकिन हमें क्या बनना है, हम अपने आप को कैसे ब्रांड बना सकते हैं? हम एआई पावर्ड रेजिन आर्टिस्ट के तौर पे जाने जा सकते हैं कि हम एआई पावर्ड रेजिन आर्टिस्ट हैं। हम एआई के थ्रू अपने ब्रांड को का नाम बना रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने ब्रांड के अंदर यूज कर रहे हैं। और इसको यूज कैसे करना है मैं अभी आपको बताती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ब्रांड में कैसे हेल्प करेगी, आपको यूनिक आइडियाज देगी प्रोडक्ट मेकिंग के, आपको यूनिक डिजाइन्स क्रिएट करके देगा। मतलब आपको खुद सोचने की जरूरत नहीं है यार कि भाई मुझे क्या बनाना है। आपने खुद से अपने दिमाग को मतलब आपने अपने दिमाग में आइडियाज नहीं सोचे। अगर आप क्रिएटिव नहीं भी हैं, बहुत से लोग क्रिएटिव होते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं कि हम इस तरह की प्रोडक्ट बना सकते हैं, या इस तरह से करेंगे तो इस तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी। बट जो लोग क्रिएटिव नहीं है वो क्या कर सकते हैं, जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करवा सकते हैं और उसके बाद उसको क्रिएट करें तो वो एक यूनिक डिजाइन होगा जो आज तक किसी ने भी उस तरह का डिजाइन क्रिएट नहीं किया होगा। जस्ट आपने उसे कहना है कि मुझे इस तरह के कलर का डिजाइन चाहिए, मुझे इतनी साइज में चाहिए रेजिन आर्ट की। मतलब अगर आप उसे एक वॉल क्लॉक बनाना चाहते हैं तो आप उसे ये कहेंगे कि मुझे एक वॉल क्लॉक चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए, उसका कलर, उसमें कलर्स ये होने चाहिए, तो मुझे एक डिजाइन बना के दे दो। वो आपको डिजाइन क्रिएट करके देगा, पिक्चर क्रिएट करके देगा, और आप उस डिजाइन की मदद से एक यूनिक डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसमें अपनी इनोवेशन डाल के उसको मजीद यूनिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताएगा कि आपने इन प्रोडक्ट्स को जो आप क्रिएट कर रहे हैं उनको किन को सेल करना है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये भी बताएगा कि आपने अपना ब्रांड, अपना नाम कैसे बनाना है, अपनी पहचान कैसे बनानी है, किन लोगों तक अपने ब्रांड को दिखाना है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आपकी प्रोडक्ट के एड बनाने में मदद देगा। जिस तरह से मैंने अपना एड डिजाइन किया है वो मैंने खुद नहीं सोचा, उसका सारा स्क्रिप्ट मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिख के दिया। उसकी सारा बैकग्राउंड सेटअप कैसे करना है, किस तरह से क्या चीज लगानी है उसके अंदर, वो सब कुछ मुझे किसने बताया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। जो मैंने उसमें लाइंस बोली है वो मुझे किसने बताई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताई, मैंने खुद सोची नहीं है। उसके बाद वो ये भी आपको बताएगा कि अगर आप रेजिन आर्ट का बिजनेस नहीं करना चाहते, या रेजिन आर्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आपने एक रेजिन आर्ट सीख लिया है, या आप तो आपके पास सिर्फ रेजिन आर्ट नहीं है जिसे आप इन बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिन आर्ट से रिलेटेड 100 किस्म के और बिजनेस है, मतलब जो इससे एफिलिएटेड है, रेजिन आर्ट से एफिलिएटेड है। तो वो बिजनेसेस आपको बताएगा कि ये किस तरह के बिजनेस हैं, उसकी प्रोडक्ट्स, वो उनकी डिजाइनिंग, मतलब आप उसके साथ जो एफिलिएटेड बिजनेस है, जिस तरह से इसके मटेरियल का एक एक बिजनेस का, तो ये भी मैं बता सकती हूँ कि रेजिन आर्ट के अलावा इसके मटेरियल सेल करने का बिजनेस है कि आपको एक बिजनेस है कि जस्ट आप रेजिन सेल करें, एक बिजनेस है जस्ट आप इसके एसेसरीज सेल करें, एक बिजनेस है उसके स्टोन सेल करें, एक बिजनेस है उसके कलर्स और इससे रिलेटेड फ्लावर्स और डिफरेंट चीजें आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये आपको रेजिन आर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस के यूनिक आइडियाज दे सकता है। और फिर उसके बाद आपने उसकी प्रोडक्ट्स लेनी कहाँ से है, लोकल मार्केट में आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, वो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा कि आपने अपनी लोकल मार्केट में से कैसे लेनी है, फिर उसको किन किन लोगों तक उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, सब वो आपको उसमें बताएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को एनहांस करेगा, आपके ब्रांड की सोशल मीडिया प्रेजेंस को, कि आपका जो ब्रांड पहले किसी को नजर नहीं आता था वो आप सबको दिखा सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑप्शनल चीज़ है क्योंकि वो मेरे इस सारी चीज़ में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो एक अलग फील्ड है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट क्रिएशन। तो वो मैंने खुद सीखी है, लेकिन वो एक बहुत ही लंबा लंबा प्रोसेस है, और वो 2-3 महीने के लेक्चर्स होते हैं उसमें। लेकिन आपके पास ऑप्शनल है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि वेबसाइट आपके बिजनेस की एक ब्रांड लुक देने में मदद करती है, कि अगर आप एक ब्रांड हैं तो फिर आपकी वेबसाइट एक सोशल मीडिया प्रेजेंस के अलावा आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, जिसपे लोग जाके और सर्चिंग कर सकें, उनको पता चल सके कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आप किस किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप किस किस्म की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेब और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्या मदद करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मदद करेगा आपकी कि अगर आप यूट्यूब चैनल भी बनाना चाहते हैं ना अपनी प्रोडक्ट्स या रेजिन आर्ट से रिलेटेड, या किसी भी आर्ट से रिलेटेड, या लोगों को ट्यूटोरियल्स बना के दिखाना चाहते हैं, या लोगों को सिखाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, या लोगों को
अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपको यूनिक कंटेंट बना के देगा। वो आपको पूरी 10 मिनट की या 20 मिनट की, जितने मिनट की आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वो पूरा कंटेंट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के देगा। वो आपकी, और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ किए बगैर ही आपको वीडियोस भी, उसी कंटेंट से वीडियो भी क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, उसी कंटेंट की वो जो आपको कंटेंट क्रिएट करके देगा, उसी की पिक्चर्स भी क्रिएट करके देगा। मैंने बहुत सी वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाई हैं, जो उसको, और वो काफी ज्यादा उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, और काफी ज्यादा उस पे लोगों की व्यूज भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपको आपके ब्रांड को वही जैसे मैंने बताया कि आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने में आपको एक्सपोजर देगा। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैंने ये पिक्चर्स, ये डिजाइन्स क्रिएट किए हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आपकी प्रोडक्ट की यूनिक डिजाइन्स क्रिएट करके देगा, तो मैंने जस्ट उससे क्या बनवाए हैं, मैंने जस्ट उससे कलर्स बताए कि मुझे ग्रीन वाइट में वॉल हैंगिंग चाहिए, उसका ये साइज होना चाहिए, मुझे सर्कल में चाहिए। और जस्ट उसने फिर उसके बाद मुझे रेजिन आर्ट से रिलेटेड ये वॉल हैंगिंग्स क्रिएट करके दी, और ये डिफरेंट डिजाइन में क्रिएट करके दी। ठीक है, और अब मैं इसमें अपनी अब मेरे पास एक डिजाइन आ गया, मेरे पास एक डिजाइन स्ट्रक्चर, मुझे पता चल गया कि मैं इस तरह की अपनी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। और फिर मैं इसमें थोड़ी सी इनोवेशन करके एक मजीद यूनिक किस्म की प्रोडक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। फिर ये अल्कोहल इंक आर्ट से रिलेटेड, मैंने उसे कहा कि मुझे अल्कोहल इंक आर्ट से रिलेटेड एक वॉल हैंगिंग क्रिएट करनी है, जिसके ऊपर कैलीग्राफी होनी चाहिए, और उसमें ये कलर्स होने चाहिए, ब्लू, और थोड़ा सा मैंने उसे कौन सी टोन कही थी, मजेंटा या पिंक टोन का शायद उसे कहा था। तो उसने मुझे ये वाले कलर्स क्रिएट करके और उसके साथ ये डिजाइन बताया कि आप इस तरह के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आपकी लाइफ इजी नहीं हो गई? क्या आपका रोबोट आपके पास आपको प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करके दे रहा? और क्या आपको सोचने की जरूरत है मजीद घंटों के में, या आपको दूसरे अपने कंपिटिटर्स की प्रोडक्ट्स देखने की जरूरत है, सर्चिंग करने की जरूरत है कि अगर वो इस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैं भी ये प्रोडक्ट उनकी कॉपी करके बना लूं? तो आपके पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको आपके आइडियाज देगी प्रोडक्ट मेकिंग में। उसके अलावा, अच्छा, अब मेरे पास जो जितनी भी क्लासेस मैंने पीछे ली थी उन सब के रिव्यूज हैं। मैं तीन तरह, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने 3 कोर्सेज पहले रन किए थे, उसके अलावा मैंने एक रमदान क्लास रन की थी जिसकी मैंने जस्ट 1000 प्राइस रखी थी। और ये सब सेशंस के जो मेरे पास रिव्यूज आए थे, उनमें से चंद रिव्यूज मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें अपना डेमो दें, या आप हमें पहले अपना दिखाएं, हाइलाइट्स दिखाएं, पिछली जो आपने क्लासेस ली हैं उनके हाइलाइट्स दिखाएं, उनके रिव्यूज दिखाएं, हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें। तो जस्ट उन लोगों के लिए ये मैंने यहाँ पे डाले हैं। उसके अलावा, अच्छा, अब मैं आपको अपना जो आने वाला कोर्स है उसकी आउटलाइन बताऊंगी, बट परेशान मत होइएगा, इस सेशन के एंड पे आपको लाइव प्रोडक्ट मेकिंग भी बनाना बताऊंगी। हम प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे रेजिन आर्ट की, लेकिन बिगनर लेवल की प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब जो मजीद मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ 15 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे यूनिक चीज जो हम डाल रहे हैं इस कोर्स के अंदर, जितने भी बाकी रेजिन आर्टिस्ट हैं, आप कहीं से भी कोर्स करें, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को मतलब कि आप उनको ज्वाइन ना करें या मुझे ज्वाइन करें, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये जस्ट ये कह रही हूँ कि हमारी यूनिक चीज हम भी रेजिन आर्ट सिखाएंगे, जिस तरह से वो सिखा रहे हैं, जिस तरह से वो सब कुछ सिखा रहे हैं हम भी उसी तरह से सिखाएंगे। बट हमारे कोर्स की यूनिक चीज क्या है कि हम उसमें डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, जिस तरह से मुझे फेस करने पड़े प्रॉब्लम्स, और जिस तरह से मैंने अपने पहले कोर्सेज रन करे जिसमें मैंने सिर्फ रेजिन आर्ट सिखाया, और उन बच्चों को फेस करने पड़े हैं प्रॉब्लम्स। वो मुझे कहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करें, और वो मुझे हर दफा मैसेजेस कर रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, इसकी क्या प्राइस रखूं, और इस तरह से मुझे इसके कस्टमर कैसे मिलेंगे। जो जिस तरह से उन्हें फेस करने पड़े प्रॉब्लम्स, तो वो कहाँ पे हम, पूरी इंडस्ट्री रेजन आर्ट की कहाँ पे लैग कर रही है डिजिटल मार्केटिंग सिखाने में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के इट सेल्फ जो कोर्सेज हैं वो 50,000 फीस के साथ हैं, या 1 लाख फी के साथ हैं। अगर आप सब कुछ सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब कुछ सीखेंगे, तो वो 1 लाख तक उसकी फीसेस चली जाती हैं। और जितने अच्छे इदारे जो सिखा रहे हैं उन सब की फीसेस 50,000 से ही स्टार्ट होके 1 लाख तक जाती हैं। बट
हमारी इंडस्ट्री में ये सब कुछ लैक करता है, क्योंकि कोई भी आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाएगा, हर कोई अलग कोर्सेज करवा रहा है। बट हमने एक यूनिक चीज क्या डाली है इस कोर्स के अंदर, कि हमें उतनी ही फी के अंदर, जितनी फी में हम रेजिन आर्ट सिखाएंगे, उतनी ही फी के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग, आपको फेसबुक एड्स बनाना सिखा दें, आपको इंस्टाग्राम एड बनाना सिखा दें, आपको बायर पर्सोना क्रिएट करना सिखा दें। बायर पर्सोना, जैसे मैंने आपको बताया कि बायर पर्सोना क्या होता है, वो ऑडियंस सोचना, वो ऑडियंस, उन ऑडियंस का कंटेंट लेना कि कौन सी ऑडियंस आपको खरीदेगी आपका प्रोडक्ट, उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, वो किस तरह के किस किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हो, वो मदर होनी चाहिए, वो या वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, या वो जॉब होल्डर्स होने चाहिए, या वो ऑफिस वाले होने चाहिए, या रेस्टोरेंट्स वाले होने चाहिए, किन लोगों को आपने टारगेट करना है अपनी प्रोडक्ट के लिए, ये बायर पर्सोना होता है। तो उसको क्रिएट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले हम बायर पर्सोना क्रिएट करती थी मैं, तो मैं अपने माइंड से खुद सोच के क्रिएट करती थी, बट अब बायर पर्सोना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के दे देगा। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि आपने जस्ट वो चीजें आर्टिफिशियल आपने टूल को देनी है। जितने टूल्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिखाएंगे, उन टूल्स को जस्ट आपने, जो मैंने आपको लिख के दी हुई उनकी चीजें, वो आप जस्ट उनको देंगे, और वो आपको जस्ट अपने बिजनेस के हिसाब से देंगे, तो वो आपको सब कुछ क्रिएट कर देगा, बायर पर्सोना क्रिएट कर देगा आपको। अगर अपने फेसबुक ऐड की डिजाइनिंग करनी है, उसका सारा कंटेंट बना के दे देगा। आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है वो बताएगा, वीडियो एड्स कैसे बनाने हैं उसकी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, टारगेट ऑडियंस का बता देगा, आपको अपने ऐड के क्या बजट रखना है, किस तरह की बजटिंग करनी है, कितने बजट में आपको ऐड चलाना चाहिए, और आपको प्रोडक्ट्स के साथ उस बजट को कैसे मर्ज करना चाहिए कि आपके प्रॉफिट में या आपके प्रोडक्ट्स के अलावा आपकी ऐड की कॉस्ट ना जाए, आपकी कॉस्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ही पूरी हो जाए। वो सब कुछ आपको हम सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके बाद ये तो पीछे जितने भी मैंने सिखाया, एड्स वगैरह लगाना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग है, बट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से टूल सीखेंगे, हम पिक्चर्स बनाने वाले टूल से मदद लेंगे जो पिक्चर क्रिएट करते हैं, हम वीडियो मेकिंग टूल से मदद लेंगे, वो सीखेंगे कि वीडियो मेकिंग टूल्स कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो आपको फ्री में वीडियो बना के देते हैं और जो आपको फ्री में पिक्चर्स बना के देते हैं। फिर हम वही उसी तरह से स्क्रिप्ट लिखवाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। फिर उसके बाद हम यूनिक आइडियाज लेंगे, उसके बाद हम उसमें एआई के, मेरे पास डिफरेंट टूल्स हैं। सिर्फ बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ये वाला टूल सिखाएंगे, बट हम सिर्फ एक टूल नहीं सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम डिफरेंट टूल सीखेंगे, जिसमें वीडियो मेकिंग भी होगी, जिसमें पिक्चर क्रिएशन वाले टूल्स हैं, जिसमें दूसरे कंटेंट राइटिंग वाले टूल्स हैं, और आपको उसमें मजीद क्या क्या एक्सटेंशंस लगानी है जिससे आपका कंटेंट राइटिंग मजीद इम्प्रूव हो सकती है। आपका रोबोट, आपको उसको कैसी प्रॉम्प्ट देनी है, आपको उसको किस तरह से गाइड करना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है, आप उसको जितना अच्छा गाइड करेंगे वो इतनी अच्छी चीज आपको बना के देगा। आप उसको अगर नॉर्मल नॉर्मल कैजुअली बस बोल देंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो आपको उसी हिसाब से बना के देगा चीज। बट अगर आप उसको मजीद डिटेल्ड में अच्छे तरीके से अच्छी प्रॉम्प्ट, अच्छी कमांड देंगे, तो वो आपको एक यूनिक और एक बहुत ही खूबसूरत चीज बना के देगा। ठीक है, तो अगर आप अपने रोबोट्स को, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेस के अंदर नहीं डालते, तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और मजीद हम ये तो पीछे जो चीजें थी वो तो हमने डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीख ली कि वो हम अपने कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे। उसके बाद हमारी जो वही जिस तरह से सारे कोर्सेज वाले सिखाते हैं, लेकिन इसमें हमने कैंडल मेकिंग, मैंने जो मजीद कोर्सेज किए थे, कैंडल मेकिंग, टेक्सचर आर्ट, क्ले आर्ट और अल्कोहलिंग आर्ट, मैंने उसको भी इनमें शामिल कर दिया इसी कोर्स के अंदर, ताकि सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर मर्ज हो जाएं। और हमने फी उतनी ही रखी है, ठीक है, जितनी हमारी जितने बाकी आर्टिस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लग्जरी, मैंने लॉग टेबल्स बनाने हैं, उसके अलावा मैं आपको रिवर टेबल बनाना सिखाऊंगी, जो हमारे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं रिवर टेबल्स, और वो बगैर मोल्ड के आप कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा हम बनाना सीखेंगे अल्कोहल इंक आर्ट से वॉल हैंगिंग्स, और उसके बाद उसको रेजिन आर्ट में कैसे मिक्स कर सकते हैं अल्कोहल इंक आर्ट को रेजिन आर्ट के साथ। फिर टेक्सचर आर्ट की वॉल हैंगिंग, जिसमें हम टेक्सचर आर्ट, आधा टेक्सचर आर्ट और हाफ पे हम रेजिन आर्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। फिर क्ले आर्ट होगा, जियोड रेजिन, फिर हम मिरर्स बनाएंगे, वही जियोड वॉल हैंगिंग, ट्रेस डिफरेंट टेक्निक्स की। उसके
अलावा मैं छोटी छोटी चीजें बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आज के फ्री सेशन में ही मैं छोटी छोटी चीजें आपको लाइव बनाना सिखा दूंगी इसी कोर्स के अंदर फ्री में। सो मैं अपने उस कोर्स के अंदर हम लग्जरी आइटम्स बनाएंगे, बड़े आइटम्स बनाएंगे, बड़ी चीजें बनाएंगे, और मजीद डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद कैंडल मेकिंग और वो सब चीजें करेंगे, ठीक है। और उसका फी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें। अगर नहीं करना चाहें तो भी आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप करना चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की फी 5500 है, जिस तरह से सारे चार्ज कर रहे हैं, बट उनको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा वो भी लाइफ टाइम होगा, जिसमें आप गाइडेंस ले सकते हैं कभी भी चाहें तो। फिर उसके बाद और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मजीद अपने यूट्यूब पे जो ट्यूटोरियल्स वगैरह डालती हूँ वो भी शेयर करती रहती हूँ अपने पिछली क्लासेस के बच्चों के साथ भी, जो मजीद जो मैंने उनको नहीं सिखाया था, मैं उन चीज़ों पे भी ट्यूटोरियल्स, जो मैं प्रोडक्ट बना रही होती हूँ उसका ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे डाल के उनको भी भेज देती हूँ, ताकि वो भी सीख सकें वो चीज़ें जो मैंने उनको पिछले कोर्सेज में नहीं सिखाई। फिर उसके बाद हमारी फिजिकल, फर्स्ट टाइम हम फिजिकल क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोकल लोगों के लिए जो हमारे एरिया में रहते हैं, ठीक है, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में, या B17 में जो लोग रहते हैं, या टेक्सला वाह कैंट में जो लोग रहते हैं, वो लोग फिजिकल क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, रिफ्रेशमेंट भी दी जाएगी, और उसके अलावा उनकी लाइफ टाइम उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसी तरह से उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और इसके अलावा जो यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो अपने पीसेस साथ भी ले जा सकते हैं, वो हमारे पास नहीं रहेंगे, वो अपने साथ उनको घर ले जा सकते हैं, ठीक है। और जो आज के दिन अगर रजिस्टर करेगा, सिर्फ आज के लिए ऑफर है कि जो आज के दिन रजिस्टर करेगा उसके लिए, चाहे वो फिजिकल क्लासेस के लिए करे या ऑनलाइन के लिए, उसके लिए 500 फी की कंसेशन भी होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग हमारे जो इस पूरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, मतलब आप पूरा कोर्स नहीं करना चाहते, वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी रेजिन आर्ट सीखा हुआ है, वो कहते हैं कि हमने पूरा कोर्स नहीं करना, जस्ट हमें AI सीखना है, नहीं, फिजिकल क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, ठीक है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो वो रेजिन आर्ट क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ है, वो सारा कोर्स नहीं करना चाहते, तो जस्ट वो AI और डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस भी ले सकते हैं। जस्ट 2500 उसकी फी होगी, ठीक है। हमने अपने कोर्स को डिफरेंट डेज पे डिवाइड किया हुआ है कि हम 4 से 5 दिन हमारी रेजन आर्ट की क्लासेस होंगी। अच्छा, 3 दिन का हमारा प्रिपरेशन और मटेरियल का सेशन होगा, जो मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करूंगी फिजिकल वालों को भी, सबको, ठीक है, कि आपने कौन सा मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो भी मैं मटेरियल यूज कर रही होंगी और जो भी क्लास में हम चीजें बना रहे होंगे उन सब की प्रिपरेशन का सेशन, वो सब रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन उसके बाद जो लाइव क्लासेस होंगी उनमें से 4-5 दिन हमारी रेजन आर्ट की क्लासेस होंगी, और उसके बाद हमारी 2 दिन जो है वो अल्कोहलिक आर्ट, टेक्सचर आर्ट, क्ले आर्ट की क्लासेस होंगी, 2 दिन हमारी कैंडल मेकिंग की क्लासेस होंगी, और बाकी 3-4 दिन जो है वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस होंगी। तो जो लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ AI सीखना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अल्कोहलिक आर्ट या टेक्सचर आर्ट, क्ले आर्ट सीखना चाहते हैं, रेजन आर्ट नहीं सीखना चाहते, तो वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका फीस स्ट्रक्चर ये है। जो लोग जस्ट कैंडल मेकिंग सीखना चाहते हैं वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ, जो मैं बेसिक चीजें आपको आज ही क्लास में बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी देती जाऊं, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी और को मत ज्वाइन करें, मैं जस्ट अपना कंपैरिजन दे रही हूँ अपने कोर्स का और बाकी कोर्सेज का, कि बाकी जितने भी लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपकी फीस ज्यादा है, बट बाकी जो लोग भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसी फी के अंदर जस्ट आपको रेजिन आर्ट से रिलेटेड चीजें बनाना सिखा रहे हैं। और हमने 1 लाख तक या 50,000 तक के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को भी अपने इस कोर्स में इंक्लूड किया है। हमने रेजिन आर्ट की तो तमाम चीजें हमने डाली ही हैं, लेकिन उसके अलावा क्ले आर्ट डाला है, अल्कोहलिक आर्ट डाला है, कैंडल मेकिंग भी इसी में डाली है हमने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी में ही डाली है, ठीक है। सो अगर आप कंपैरिजन करें ना बाकी सबके साथ, तो हमारी फीसिस, हमारी इस फी में आप इतना सब कुछ अगर सीख रहे हैं तो आपको ये फी रीजनेबल ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 1 लाख तक की फी दे के पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। अगर आप मेरे हिसाब से देखें ना, तो 2500 में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का, जस्ट सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग AI सीखना चाह रहे हैं, तो वो इतना रीजनेबल है। और इस पूरी फी में अगर आप इतना सब कुछ सीखना चाह रहे हैं तो इतना रीजनेबल है कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही रीजनेबल है। खैर,
अब हम जाते हैं अपनी प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा बंद कर रही हूँ। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें हमारे नेक्स्ट मंथ के कोर्स को, तो हमारे 2 दिसंबर हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। उससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मटेरियल बाय करना होता है। और फिर मेरे पास जो कंफर्म स्टूडेंट्स होते हैं मैं उसी हिसाब से ही मटेरियल बाय करती हूँ। अभी मैं अपनी स्क्रीन जो है वो कर रही हूँ ऑफ, ठीक है। फिर मैं अपना कैमरा शिफ्ट करूंगी और आपको प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ, और थोड़ा सा वेट करें कि मैं इसको अपने कैमरे को शिफ्ट कर लूँ। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, एंड पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस भी लूंगी, वो आप बाद में कीजिएगा। अभी मैं जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं सेटिंग कर लूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी, तो मैं अपनी स्क्रीन अब आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बेसिक मटेरियल हमें चाहिए होता है, जिस तरह से सब पूछ रहे होते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई भी छोटा सा बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग या की चेन मेकिंग, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो आपको रेजिन चाहिए। और जो रेजिन मैं आपको दिखा रही हूँ वो HMS का रेजिन है। HMS केमिकल्स के नाम से उनका इंस्टाग्राम पेज है। और अभी तक पूरी मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में उन्हीं का रेजिन ही सबसे सस्ता है और रीजनेबल है। और दूसरा, उनका रेजिन इतना अच्छा है कि उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। मैंने 2-3 रेजिन ट्राई किए हैं। एक मैजिक इपॉक्सी के नाम से रेजिन आता है, उसका रेजिन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत महंगा हो चुका है। वो तकरीबन 3800 तक की उसकी बॉटल्स मिलती है 1.5 kg की। बट ये आपको 3200 में HMS का मिल जाएगा, और क्वालिटी के हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा रेजिन तो आपका हो गया। अब रेजिन में हमारे पास आपको कैसे 2 बॉटल्स होती हैं, जिस तरह से आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। एक बॉटल जो होती है उसमें होता है रेजिन, और दूसरी बॉटल जो होती है उसमें होता है हार्डनर, ठीक है। अब जो रेजिन होता है वो इजीली फ्लो नहीं करता, वो थिक होता है। तो आपको उस बॉटल से ही पता चल जाएगा कि आपका रेजिन, वो जो चीज इजीली फ्लो नहीं कर रही, जो फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर रहा, थिक है, वो रेजिन है। और जो इजीली फ्लो कर रहा है, जो पानी की तरह फ्लो कर रहा है, वो आपका हार्डनर है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो हार्ड होती है। ये हार्डनर जस्ट उसको हार्ड करने के लिए होता है। जब ये कंबाइन होती है तो इनका केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो है वो हार्ड होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आपको एक खास किस्म का टाइम होता है, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स उस मिक्सिंग के बाद। मतलब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। फिर 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही आपको अपनी प्रोडक्ट्स बनानी होती है। सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में तो जस्ट 10 मिनट के अंदर ही आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि हीट, जितनी ज्यादा हीट होती है उतना ज्यादा रेजन का क्योरिंग टाइम होता है, ठीक है।
तो अगर आप रेजिन का गर्मियों में काम कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट के अंदर मिक्सिंग के बाद अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देनी है। और अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 20 मिनट्स तक ही का टाइम होता है कि ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। सो उससे पहले अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है। अब इसको मैयर करने के लिए आपको मैयरिंग स्केल चाहिए होता है, जिसे आप किचन स्केल भी कहते हैं। अगर आपको सही अच्छी मैयरिंग करनी है तो किचन स्केल चाहिए होता है, और ये आपको लोकल मार्केट में 700 900 में मिल जाएगा। आई थिंक मैंने 700 में लिया था, बट अब थोड़ी प्राइस ज्यादा होगी। उसके अलावा जब भी आप रेजिन का काम कर रहे हो तो आपको हीट सॉरी ये मास्क चाहिए होता है, गैस मास्क। ठीक है, गैस मास्क इसलिए चाहिए होता है क्योंकि रेजिन जो है उसके फ्यूम्स, जब आप उसको प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसके बबल्स रिमूव कर रहे होते हैं, उसको हीट दे रहे होते हैं, तो उसके फ्यूम्स उठते हैं, और वो फ्यूम्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। आप मे बी वो आपको चेस्ट इन्फेक्शन काज कर दें, या मे बी ब्लॉटिंग का इशू काज कर दें, या अगर आपकी स्किन पे रेजिन लग जाए तो आपको ग्लव्स भी पहनने होते हैं। अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो मे बी आपके स्किन पे एलर्जी हो जाए। तो उस सब से बचने के लिए आपको हीट मास्क सॉरी गैस मास्क चाहिए होता है, कि ये इसके साथ फिल्टर्स होते हैं, और फिल्टर्स की वजह से आपके जो फ्यूम्स होते हैं वो आपके इनहेल नहीं होते। ठीक है, अगर आप ये थोड़ा महंगा मास्क होता है, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या अगर आपको ये नहीं लेना, तो एक और दराज पे एक और मास्क मिलता है जिसे हम कहते हैं येलो एंड ब्लैक कलर के किस्म का होता है, उसे भी गैस मास्क ही कहते हैं। वो यूज कर सकते हैं, या अगर वो भी नहीं यूज करना तो आप 3 4 लेयर्स आप अपना मेडिकल मास्क जो होते हैं, सर्जिकल मास्क, उसके 3 4 लेयर जरूर अपने पहने काम करते हैं। और साथ ही ग्लव्स आपको चाहिए। ग्लव्स ये जो मैं यूज करती हूँ, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं, जो हम कोरोना में भी इस्तेमाल करते थे। इनको ये आम मार्केट में आपको 70 रुपीज का पैक मिलता है, जिसमें 100 ग्लव्स होते हैं। इसके अलावा जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, बट वो महंगे होते हैं। तो आपको अगर यूज करने हैं तो आप ये वाले ग्लव्स भी यूज कर लें। इससे भी आपके हाथ के ऊपर रेजिन नहीं लगता। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको जो चीज चाहिए होती है वो होते हैं कलर्स। कलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कलर्स चाहिए होते हैं, और आपको चाहिए होते हैं कप्स और स्टिक्स मिक्सिंग के लिए। ठीक है, अब जो कप्स मैं यूज कर रही हूँ, जो आपके सामने पड़े हुए हैं, ये प्लास्टिक के कप। ठीक है, जो मैं यूज करती हूँ वो प्लास्टिक के कप यूज करती हूँ। बहुत से लोग डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, बहुत से लोग पेपर कप्स भी यूज करते हैं, बट पेपर कप्स का इशू ये होता है कि आपको पेपर कप्स में, जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं, तो पेपर कप्स का जो पेपर का मटेरियल होता है ना, वो भी आपके रेजिन में मिक्स हो जाता है। और अगर आप जब भी अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर वाइट वाइट किस्म की लाइन आ जाती है। ठीक है, वाइट उस वाइट लाइन का वो क्यों आती है? क्योंकि आप पेपर कप में मिक्सिंग कर रहे होते हैं, और उस पेपर के जो जरात हैं वो भी आपके रेजिन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो आपकी सरफेस पे आ जाते हैं जब आपकी प्रोडक्ट बनती है। तो शुरू शुरू में जब मैं पेपर कप्स से बनाती थी एज अ बिगनर, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर इसी तरह से आ जाते होते थे, और मैं काफी परेशान हो जाती थी कि ये क्यों इस तरह से बन रहा है, क्योंकि बाकी किसी की प्रोडक्ट के ऊपर तो मैंने इस तरह से नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने शुरू किए ये प्लास्टिक वाले कप्स जब मैंने शुरू किए, उसके बाद से मेरी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो अगर आप अच्छा साफ काम करना चाहते हैं, अगर आप कलर्ड मिक्सिंग कर रहे हैं रेजिन की, फिर तो आप पेपर कप्स यूज कर लें, लेकिन ट्रांसपेरेंट वगैरह मिक्सिंग के लिए आप प्लास्टिक कप्स ही यूज करें। उसके अलावा बहुत से लोग वुडन स्टिक्स यूज करते हैं रेजिन को मिक्सिंग के लिए, बट मैं जो है वो प्लास्टिक स्पून यूज करती हूँ, क्योंकि वुडन स्टिक्स वुडन के साथ वुड के साथ जब भी रेजिन मिक्स होता है ना, तो वो बबल्स क्रिएट करता है। वुड जो है वो अपनी एयर रिलीज करती है रेजिन के साथ, क्योंकि वो एक केमिकल है। तो जब केमिकल के साथ वुड का रिएक्शन होता है तो वो बबल्स बनते हैं, बबल्स रिलीज करता है। तो ज्यादा प्रेफर मैं यही करूंगी कि आप डिस्पोजेबल स्पून जो होती हैं उनको यूज करें मिक्सिंग के लिए। फिर ये आपका टॉर्च होती है बबल्स रिमूव करने के लिए। बहुत से लोग हीट गन भी शुरू में ही ले लेते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी, बट आपको छोटी चीजों के लिए जैसे की चेन्स और ये सब चीजें हैं, इनके लिए आपको हीट गन नहीं चाहिए। इसके बबल रिमूविंग के लिए आपको टॉर्च चाहिए, और ये टॉर्च आपको 400 500 रुपीज में मार्केट में मिल जाती है। मैंने जब खरीदी थी तो 300 की थी, और ये मेरी खराब भी हो चुकी है। तो मुझे अब दोबारा से जब मैं खरीद रही हूँ तो मैंने जब प्राइसेस चेक की तो आई थिंक ये 500 रुपीज की थी। ठीक है, तो आपको टॉर्च चाहिए होते हैं। हीट गन आपको तब चाहिए जब आप बड़े आर्टिकल्स पे काम करें, क्योंकि जब आपको कोई खास इफेक्ट देना होता है, कोई खास टेक्निक किसी टेक्निक को यूज करें अपनी प्रोडक्ट मेकिंग में, तब आपको हीट गन की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको सिर्फ बबल रिमूविंग करने हैं तो आप इसको यूज करेंगे टॉर्च को। ठीक है, और
फिर आपको अब मैं आपको बताऊंगी ना कि इसके ऊपर स्केल के ऊपर आपको किस तरह से मेजरिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास जो रेजिन आता है पाकिस्तान के अंदर वो केजीज में आता है। हमें जब हम बाय करते हैं तो वो केजीज में हमें मिलता है या ग्राम्स में मिलता है, ठीक है। तो हम इसकी स्केल के ऊपर मेजरिंग भी ग्राम्स के ऊपर, ग्राम्स में ही करेंगे। अगर आप इसकी ग्राम्स में, क्योंकि स्केल के ऊपर लिखा होता है ग्राम्स या ओजी यानी पाउंड्स में मेजर करें या लीटर्स में, इस तरह से स्केल के ऊपर मेंशन होती हैं टर्म्स। तो आपको ग्राम्स में ही मेजर करना है अपने रेजिन को, क्योंकि आप बाय ही ग्राम्स में कर रहे हैं, ठीक है, वेट के हिसाब से कर रहे हैं। फिर आपको कलर्स चाहिए होते हैं। मैं जो अभी यूज कर रही हूँ वो माइका पाउडर्स यूज कर रही हूँ, या इसको मीका पाउडर्स भी लोग कहते हैं। ये सोप मेकिंग में भी यूज होते हैं और डिफरेंट और चीजों में भी यूज होते हैं, और लोकल मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। इनकी क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि ये लोकल भी जो आपको मिलेगी उसकी क्वालिटी भी ऐसी ही होगी जिस तरह से आप किसी ऑनलाइन शॉप से खरीदेंगे, ऑनलाइन किसी से भी खरीदेंगे या लोकल मार्केट में। क्योंकि कराची में मैंने सुना है कि कराची वाले जो लोग हैं उनकी लोकल मार्केट में काफी प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली मिल जाती हैं, लाहौर में भी। और मेमन फाउंडेशन का नाम भी मैंने सुना है जहाँ पे इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। और ये आपको माइक ये जो है बहुत सस्ते मिलते हैं। क्योंकि जब मैंने खरीदा था शुरू शुरू में एज अ बिगनर, जब मैंने लिए थे, तो मुझे वो जो मेरे पास बॉटल्स पड़ी हुई है ना, वो मुझे 70 रुपीज की बॉटल मिलती थी। अब मे बी वो बॉटल 100 रुपीज की मिलती हो, और ये काफी टाइम तक आपके कलर्स यूज हो जाते हैं। ये मतलब अगर आप एक दफा खरीदेंगे तो आपके कलर्स काफी दफा यूज होंगे। फिर ये हमारे पास अगर आप ज्वेलरी मेकिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्वेलरी के लिए एक खास टेप होती है जिसके ऊपर ये हम करते हैं। ये पेंडेंट की एक शेप मिलती है हमें, इसको क्या कहते हैं, ये मोल्ड से मिलते हैं पेंडेंट के, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं। उसके लिए आपको एक खास टेप मिलती है जिसके ऊपर आप टेप स्टिक करके उसके ऊपर आप रेजिन डालते हैं, ताकि आपका रेजिन नीचे से फ्लो ना करे, ठीक है, और आप कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिर आपके इम्पोर्टेंट होती है मोल्ड्स। मोल्ड्स जो है वो आपको मार्केट में, अगर आप इस सस्ते खरीदना चाहते हैं तो सस्ते मोल्ड्स आपको दराज से भी मिल जाएंगे और लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। वो चाइना मोल्ड्स होते हैं और वो सस्ते मिलते हैं, बट वो 10 टाइम्स यूज के बाद खराब हो जाते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। जब आपका मोल्ड आपकी प्रोडक्ट के साथ चिपकना शुरू हो जाए, आपकी प्रोडक्ट मोल्ड से बाहर नहीं निकल रही, तो इसका मतलब आपका मोल्ड डैमेज हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। और ये वाले जो मोल्ड्स पड़े हुए हैं मेरे पास, ये की चेन, मतलब ये सर्कल वाला जो की चेन का मोल्ड है, इसके ऊपर, इसके अंदर जो है वो होल बने हुए होते हैं, मतलब एक छोटा सा वो बना हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप किचन जब बाहर निकालते हैं तो किचन में ऑलरेडी होल हुआ हुआ था। और ये जो ये जो गोल सा है ना वाइट कलर का, ये दराज वाला मोल्ड है, चाइना मोल्ड है, ठीक है। तो हैंडमेड मोल्ड्स होते हैं, उनकी टाइम या उनका जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। वो 50 या 100 टाइम्स भी यूज हो जाते हैं, बट जो चाइना मोल्ड्स होते हैं वो 10 to 20 टाइम्स मैक्सिमम यूज होते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको दोबारा से नए लेने पड़ते हैं। हैंडमेड मोल्ड्स जो होते हैं वो आपको ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेजेस पे बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे बीम बीम नून रेजिन आर्ट के नाम से हैं, या इपॉक्सी आर्ट पाकिस्तान के नाम से है, वो हैंडमेड मोल्ड्स बनाती हैं। आर्टिस्टिक डॉट पी के है, वो भी हैंडमेड बनाती हैं, बट वो थोड़े महंगे मिलते हैं। और अगर आपको सस्ते ऑप्शन की तरफ जाना है तो शुरू में जब एज अ बिगनर आप काम स्टार्ट करें, तो मैंने भी शुरू में एज अ बिगनर मैंने चाइना मोल्ड से ही स्टार्ट किया था काम, ठीक है। और वो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, और वो वाले ऑर्डर किए थे मोल्ड जो ओवरसीज से आते हैं, जो मतलब जो डायरेक्ट चाइना से शिप होके आते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट चाइना वाले लें, आप लोकल मार्केट में जो पड़े होते हैं वो भी दराज या अली एक्सप्रेस से मंगवा के ही सेल कर रहे होंगे, और वो आपको थोड़े अपना प्रॉफिट डाल के एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ सेल कर रहे होंगे। बट अगर आप दराज से ऑर्डर करें तो आपको महीने या 2 महीने तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाइना या ओवरसीज से मलेशिया वगैरह से शिप होके आते हैं। बट जो मेरी आवाज का इशू आ रहा है, बट जो ये मोल्ड है ना, अगर बट वो आपको सस्ते पड़ते हैं दराज से अगर आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेजरिंग हमें कैसे करनी है? जब भी आप स्केल के ऊपर अपने कप को रखेंगे तो पहले आप अपने स्केल को ऑन करेंगे, उसके ऊपर कप को रखेंगे तो वो कप की जो वेट है उसको भी मेजर करना शुरू कर देता है। लेकिन आपने उसको क्या करना है, अपने स्केल को ऑफ करके दोबारा ऑन करना है कि वो जीरो पे हो जाए। मेरा ये स्केल थोड़ा सा इसके सेल का इशू हुआ है, ठीक है, तो ये मेजरिंग थोड़ी खराब दे रहा है। 1 2 1 2 तक ले जाता है, जीरो पे नहीं कर रहा, क्योंकि इसका सेल पुराना हो गया, वो चेंज करने वाला है। तो आप इस पे मैं उसी हिसाब से मेजरिंग कर लूंगी, ठीक है। लेकिन आपका जब आप दोबारा ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले आप हार्डनर भी पहले
मेजर कर सकते हैं, आप रेजिन भी पहले मेजर कर सकते हैं। कोई भी एक बॉटल में से कोई भी एक लिक्विड आप पहले मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मेजरिंग कैसे करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें जो ज्यादा रेजिन मिलता है वो 2:1 का मिलता है। इसका मतलब है कि आपको रेजिन जो है वो 2 पार्ट्स लेने हैं और हार्डनर 1 पार्ट लेना है। मतलब जितना आप रेजिन लेंगे उसका हाफ आपने हार्डनर डालना होगा। अगर मैं 20 ग्राम्स का रेजिन ले रही हूँ ना, तो मुझे फिर 10 ग्राम का हार्डनर लूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इस कप में अगर 20 ग्राम्स डालूंगी, ठीक है, उसको 20 ग्राम्स जब मैं इसमें डालूंगी, तो फिर मैं इसी के अंदर ऑफ करूंगी दोबारा अपने स्केल को और फिर ऑन करूंगी, और उसमें जो हार्डनर है वो मैं 10 ग्राम्स डालूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको मेजर करने के लिए मैंने इसमें 20 ग्राम्स रेजिन डाला जो थिक होता है। ठीक है, आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है। अगर आप की चेन्स बना रहे हैं, आप बुक मार्क बना रहे हैं, तो 20 ग्राम, 15 ग्राम, इस तरह की छोटी चीजों के लिए 20, 15, 30 ग्राम तक का इनफ होता है आपका रेजिन और हार्डनर दोनों का की क्वांटिटी। बट अगर आप बड़ी चीजें बना रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा रेजिन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने 20 ग्राम्स जो है वो रेजिन डाला है। अब इसका हाफ मैं हार्डनर लूंगी। जब भी 2:1 का आप रेजिन यूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना आप रेजिन ले रहे हैं उसका हाफ आपने हार्डनर मेजर करना है। मेरा स्केल थोड़ी रीडिंग गलत देगा, और ये मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल देती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी रीडिंग गलत दे रहा होता है, क्योंकि उसके सेल का इशू है, वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें हार्डनर जो है मैंने डालना है 10 ग्राम्स। ठीक है, 10 ग्राम्स इसमें मैं हार्डनर उसी के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि उसी के अंदर स्पेस है। अगर आप बड़ी चीजों के लिए जब बना रहे होते हैं तो बड़ी चीजों के लिए आप क्या करते हैं कि आप किसी बड़े चीज में मेजर करें। ठीक है, ताकि जिसके अंदर स्पेस हो। और इसमें मैंने 10 ग्राम्स हार्डनर ले लिया, दोनों को मैंने मेजर कर लिया। अब उसके बाद हमने करनी है इसकी मिक्सिंग। मिक्सिंग जो है वो सर्दियों में आपको तकरीबन 3 मिनट्स, 3, 4, 5 मिनट तक आप इसकी मिक्सिंग करें, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि जब आप मिक्स कर रहे होते हैं तो ये एक फोगी मटेरियल सा बन जाता है, मतलब एक वाइट वाइट वाइटिश हो जाता है, वाइट सा हो जाता है सर्दियों में स्पेशली। एक वाइट किस्म का हो जाता है रेजिन। और वो फोगी इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों केमिकल रिएक्शन आपस में कर रहे होते हैं, रेजिन और हार्डनर मिलके। तो जब ये मिक्सिंग के दौरान जब हम इसे 3 मिनट तक मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और साइडों से भी आपने अच्छे तरीके से इसको उतार के मिक्स करना होता है। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाएगा। दोबारा से जब आप 3 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये दोबारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसके अंदर कोई वाइटिश लाइन नहीं रहेगी, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे तरीके से दोनों चीजें रेजिन और हार्डनर मिक्स हो गई हैं। ठीक है, और गर्मियों में आपको जस्ट 2 मिनट्स इनफ होते हैं मिक्सिंग के। आप 2 मिनट्स मिक्सिंग करें और आपकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। गर्मियों में रेजिन को हैंडल करना इजी होता है क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा थिन फॉर्म में होता है, लो विस्कोसिटी में होता है। बट सर्दियों में इसकी विस्कोसिटी थिक हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसको हैंडल करना जरा मुश्किल हो रहा होता है। तो इसीलिए जब वो थिक हुआ हुआ हो, बहुत ज्यादा बॉटल में मूव भी नहीं कर रहा, तो आपको उसको क्या करना है, थोड़ी देर वार्म वाटर में रखना है ताकि वो थोड़ा उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए। या फिर अगर आप काम करना चाह रहे हैं दिन के टाइम, सर्दियों में कोशिश करें दिन के टाइम काम करें क्योंकि उसके उस टाइम टेम्परेचर जो है वो जरा ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे रेजिन जो है वो भी थोड़ा अच्छे तरीके से हैंडल हो रहा होता है। और अगर आप दिन में भी काम कर रहे हैं और आपके रेजिन जो है वो थिक हुआ है बहुत ज्यादा, तो उसको आप बाहर रखते हैं धूप में। धूप में दोनों बॉटल्स को, दोनों को रखना है, एक बॉटल को नहीं, जस्ट रेजिन को नहीं, दोनों बॉटल्स रेजिन एंड हार्डनर दोनों को आप रखेंगे धूप में। और वो थोड़ी उसकी विस्कोसिटी लो हो जाएगी, वो हीट हीट की वजह से थोड़ी इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो फिर उसको आप यूज कर लें तो वो इजीली यूज हो जाएगा। और अगर आप शाम में या रात में काम कर रहे हैं तो फिर आप उसे वार्म वाटर में रखें, तो वार्म वाटर में भी उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी मिक्सिंग करनी है 3 मिनट्स तक। ठीक है, इसकी जब अच्छी तरीके से साइड से भी इसको स्क्रैप करना होता है। जब तक आप साइड से अच्छे तरीके से नहीं उतारेंगे तो कोई अगर चीज अनमिक्स्ड रह जाए तो आपका आर्टिकल जो होता है उसमें वो प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं होता। किसी जगह पे ऐसा मतलब बाकी सारा आर्टिकल क्योर हो जाता है, लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा पीस जो होता है ना वो स्टिकी रह जाता है। और वो स्टिकीनेस इसी वजह से होती है कि वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ होता। आप कप्स की दीवारों के साथ से भी उतार के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ठीक है, और अब बबल्स सर्दियों में ज्यादा आते हैं क्योंकि रेजिन थिक हुआ हुआ होता है। जितना थिन रेजिन होता है, जिसकी जितनी उसकी विस्कोसिटी लो होती है उतने ही बबल्स कम आते हैं, और जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतने ही बबल्स उसके ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्दियों में बबल्स आपके आएंगे तो उसका उस पे आप
जो है वो परेशान मत हो। अगर आपके बबल्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि सर्दियों में हार्ड होने का टाइम इसका ज्यादा होता है, ठीक है, क्योर होने का टाइम। तो आपने क्या करना है, 5 to 10 मिनट्स अपने कप को मिक्सिंग करने के बाद 5 to 10 मिनट्स छोड़ देना है। तो जितने भी बबल्स उसमें बने हुए होंगे ना, वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और वो खुद ही आके बस्ट हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। फिर उसमें थोड़े बहुत रह जाएंगे जो आपके टॉर्च से, हीट टॉर्च से या फ्लेम टॉर्च से इजीली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसी तरह से इसको करना होता है। और ये मिक्स करने के बाद इसमें फिर हम कलर्स मिक्स करते हैं। अगर आपको एक ही कलर का आर्टिकल बनाना होता है, मतलब आपने सिर्फ एक की चेन बनाना है जिसमें सिर्फ ब्लू कलर बनाना है, मतलब पूरा की चेन ब्लू कलर का बनाना है, उसमें कोई गोल्ड फ्लेक्स या गोल्ड ऐड नहीं करना, उसमें कोई ट्रांसपेरेंट नहीं रखना, उसमें कुछ भी। तो आपने क्या करना है कि आप जब मिक्स कर रहे होते हैं उसी टाइम ही अपना कलर बीच में डाल दें, तो कलर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। रेजिन जितना टाइम रेजिन मिक्स होगा, साथ कलर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। बट अगर आपको दो कलर्स का कॉम्बिनेशन रखना है या आपने साथ गोल्ड फ्लेक्स रखना है, मतलब आधा कलर हो आधा गोल्ड फ्लेक्स हो, तो फिर आपको पहले ट्रांसपेरेंट पूरा रेजिन मिक्स करना है, उसके बाद कलर अलग अलग करके कप्स में फिर कलर मिक्स करने होंगे, ठीक है। तो अभी ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। और ये जो है इसमें एक क्वेश्चन जो है वो बार बार ये आता है कि हमारा जो है वो रेजिन किस तरह से उसकी, मतलब हमारा जो रेजिन है उसके ऊपर सर्दियों में लाइन आ गई है या ब्लर सा इफेक्ट आ गया है। वो इस वजह से आता है कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आपका जो आर्टिकल होता है ह्यूमिड होने की वजह से, मतलब जब अगर आप बाहर सर्दियों में बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में कभी भी काम ना करें, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी अफेक्ट करेगी आपके रेजिन को क्योर होने में। या तो आपके सरफेस के ऊपर एक ब्लर लाइन आ जाएगी, ब्लर सी चीज आएगी जाएगी, एक फिशी आई जिसको हम कहते हैं, छोड़ एक लाइन सी आ जाएगी। या फिर आपकी जो है वो आर्टिकल फ्लेक्सिबल बनेगा, सही से क्योर नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी काम करें सनी डे में काम करें, और सनी डे में दिन के टाइम जरूर काम करें। रात के टाइम भी अगर आप काम करेंगे तो रात में भी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और उसमें क्योरिंग में थोड़ा मसला आता है। और सर्दियों में स्पेशली रेजिन हैंडल करना जरा मुश्किल होता है, ठीक है। गर्मियों में ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। और यही वजह होती है कि हम प्रोडक्ट मेकिंग में ज्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमें 2 दिन में प्रोडक्ट बना के दे दें, हमें एक हफ्ते में बना के दे दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। रेजिन की कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो की चेन है, उसको 2 दिन लगते हैं बनाने में, उसकी मेकिंग में 2 दिन लगते हैं। छोटी प्रोडक्ट की मेकिंग में भी 2 दिन टाइम लगता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी बारिश हो जाएगी, या अगर आपका मटेरियल नहीं आया, या अगर आपका कोई कोई आर्टिकल खराब हो गया है, तो फिर उसको आपको दोबारा दोबारा बनाना है, तो इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो कम से कम आप कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी किसी भी ऑर्डर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 15 दिन का टाइम जरूर लें, ताकि 15 दिन के अंदर आप इजीली अपना आर्टिकल भी बना लें, आप उसकी शिपमेंट भी कर दें। अगर आपसे खराब हो गया तो आप उसे दोबारा बना लें। अगर आपकी मटेरियल आना है तो वो मटेरियल भी आप तक पहुंच जाए, तो ताकि आपके पास इनफ टाइम हो, ठीक है। अब हम इसमें कलर मिक्सिंग करने लगे हैं, तो क्योंकि मुझे हाफ पे गोल्ड फ्लेक्स डालने हैं और हाफ पे मुझे कलर्ड रेजिन बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने रेजिन मिक्स किया है ना, वो थोड़ा सा मैं दूसरे कप में डाल दूंगी, ठीक है। और अभी आपको ये लग रहा होगा इसमें वाइट वाइट लग रहा होगा कि वो किस वजह से लग रहा है, क्योंकि इसमें बबल ज्यादा है, ठीक है। तो अभी तो मैं इसमें मिक्सिंग करने लगी हूँ, बट आपको जब भी इस तरह से बबल ज्यादा नजर आ रहे हो तो आप 10 मिनट के लिए अपने कप को छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, आपके सारे बबल सरफेस पे आके खुद ही बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बनाना शुरू करें। और एक कप में मैं कलर मिक्सिंग के लिए रेजिन डाला है, और एक कप में मैं गोल्ड फ्लेक्स की मिक्सिंग के लिए रेजिन डालूंगी, ठीक है। और क्योंकि हमारा किचन थोड़ा सा होता है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें रेजिन चाहिए होता है, ठीक है। और आपको दूसरे दिन उस पर टॉप कोट देनी होती है शाइनिंग के लिए। वैसे तो इसकी जस्ट सिर्फ अगर आप एक दिन में भी प्रोडक्ट बनाए तो उसकी शाइनिंग इस HMS केमिकल वाले रेजिन की बहुत अच्छी आती है। बट अगर आप उसे टॉप कोट देंगे ना, तो टॉप कोट से और ज्यादा बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और बहुत ही अच्छी लुक आएगी, ठीक है। ये शीट्स होती हैं गोल्ड फ्लेक्स की। इनको ये आपको मार्केट में बॉटल्स की फॉर्म में भी मिल जाती हैं, क्रश हुई भी, और इस तरह से शीट्स की फॉर्म में भी मिल जाती है। आपको किसी भी लोकल स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाएगी, या आप अगर ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत से पेजेस हैं, दराज पे भी मिल जाएंगी। हर जगह आपको किसी भी पेज के ऊपर स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोकल मार्केट में भी जाएंगे तो स्टेशनरी शॉप पे या गोल्ड फ्लेक्स आपको मिल जाएंगे। तो थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स आपको की चेन के लिए चाहिए, थोड़ा सा मैं मिक्स करी हूँ एक कप में, ठीक है।
और दूसरे कप में मैं कलर मिक्स करूंगी। ब्लू कलर जो मैंने माइका पाउडर का रखा हुआ है वो मिक्स करूंगी, ठीक है। अभी मेरे पास सामने जो है क्योंकि वुडन स्टिक ही पड़ी है तो उसी से मैं मिक्स कर रही हूँ, बट वुडन स्टिक की मिक्सिंग आप करेंगे तो और ज्यादा बबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो मेरे पास पड़ा होगा, मैं इसमें कलर यूज करूंगी ब्लू कलर, ठीक है। और ब्लू कलर जो मैं यूज कर रही हूँ वो उसको इलेक्ट्रिक ब्लू ब्लू कलर है शायद उसका शेड जो है ब्लू का। और वो माइका पाउडर है, और माइका पाउडर जो है वो शाइनी से होते हैं, उनके अंदर ग्लिटर डला हुआ होता है, ठीक है। अब ये अच्छे तरीके से इस तरह से गोल्ड फ्लेक्स मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ माइका पाउडर, और ये मैं लूंगी तकरीबन स्पून में, मैयर स्पून से मतलब आपका जो हाफ स्पून है उससे थोड़ा सा कम, मतलब 1/4 स्पून जो है वो मिक्स करूंगी उसके अंदर। इतना सा मैं लूंगी और वो उसके अंदर मिक्स करूंगी। और इससे आपकी बहुत ही ये बहुत ही प्यारा कलर है, और बहुत से ऑर्डर्स इस कलर के आते हैं चीजें बनाने के लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक ब्लू सा कलर है और बहुत शाइनी सा इफेक्ट होता है माइका पाउडर्स का। इसके अलावा और कलर्स भी होते हैं, अल्कोहल इंक्स भी होती हैं जो रेजिन में यूज होती हैं। इसके अलावा वो जो इंक कलर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट रेजिन के अंदर कलर इफेक्ट भी दे रहे होते हैं, बट ट्रांसपेरेंट, जैसे आपको वाटर होता है कि अगर आपका ब्लू कलर है तो वो वाटरी सा इफेक्ट देगा कि उसके अंदर चीज नजर भी आ रही होगी, मतलब सी थ्रू भी होगा, बट वो कलर्ड होगा, ठीक है, रेजिन। और अगर आप अल्कोहल इंक्स या टेंट वाले इंक्स यूज करें इसके अंदर। और एक होते हैं पेस्टल कलर्स, पेस्टल कलर्स होते हैं उनको हम रेजिन के लिए पिगमेंट पेस्ट भी कहते हैं, और वो स्पेसिफिकली रेजिन के लिए बनते हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इसमें एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं रेजिन में। तो एक्रेलिक कलर आप इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्रेलिक कलर जो है वो वाटर बेस्ड होते हैं, और वो रेजिन के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं और वो फट जाता है, ठीक है, कलर। और उसके अंदर ऐसे छोटे 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 पीसेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो आपका कलर मिक्स तो हो जाएगा, बट वो अच्छे तरीके से उसमें वो पानी भी छोड़ देगा, और वो अजीब सा एक इफेक्ट आएगा, ठीक है, आपके आर्टिकल के अंदर। तो जो पिगमेंट पेस्ट होते हैं जो रेजिन के लिए स्पेशली डिजाइन होते हैं, वो रेजिन से ही बने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर रेजिन ही मिक्स किया हुआ होता है। तो वो रेजिन के साथ मिलके कोई इफेक्ट या कोई भी वो पानी वगैरह नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए पिगमेंट पेस्ट स्पेसिफिकली जो रेजिन के लिए होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हाफ पे मैंने कलर्ड रेजिन डाल दिया, और हाफ पे मैं डालूंगी गोल्ड फ्लेक्स वाला रेजिन जो मैंने मिक्स किया था ना, जिस रेजिन में मैंने गोल्ड फ्लेक्स डाले थे वो हाफ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्योंकि आपको बबल्स नजर आएंगे, तो बबल्स को रिमूव करने के लिए आपने टॉर्च यूज करनी है। और सर्दियों में बार बार बबल्स नीचे से उठ के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने देखना है, जब तक आपका रेजिन जो या आर्टिकल जो है वो क्योर होना नहीं शुरू होता, मतलब थिक होना शुरू नहीं होता, जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ही है, आप उसके बबल्स उसके रिमूव करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे दोबारा से बबल्स ऊपर आए होंगे। सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में तो आपका बबल्स बनते ही थोड़े से हैं और वो इजीली रिमूव हो जाते हैं एक दफा में ही। बट सर्दियों में क्योंकि बबल्स ज्यादा बनते हैं मिक्सिंग के दौरान, क्योंकि रेजिन थिक हुआ हुआ होता है, तो उसके बाद आपके बबल्स जो हैं वो आर्टिकल के अंदर बार बार नीचे से उठ के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इसके हीट टॉर्च की मदद से उसके बबल्स रिमूव करने, और आपने तेजी से हीट टॉर्च को फेरना होता है बबल्स रिमूव करने के लिए, क्योंकि आप तेजी से नहीं करेंगे तो वो आपका मोल्ड जो है वो जल सकता है उससे, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी साइड्स जो होती है ना, साइड्स पे एक स्टिक की मदद से साइड्स को भी करना होता है। साइड्स पे स्टिक फेरें ताकि साइड्स में अगर कोई बबल है तो वो भी बाहर निकल के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अगर आपका आर्टिकल बन जाएगा और साइड्स पे आपके बबल्स रह जाएंगे तो वो साइड पे ऐसे आपको लगेगा कि जैसे जब आर्टिकल क्योर होता है ना, तो साइड पे वो एक गोल सा बबल होल हुआ हुआ होता है, या कहीं पे ऐसे लगता है जैसे टूटा हुआ है, कोई चीज टूटी हुई सी है। तो वो आपको नीट फिनिशिंग उसकी नहीं आती। तो उसके लिए आपको साइड पे इस तरह से वुडन स्टिक को फेरना होता है, या शाशलिक स्टिक अगर आपके पास है, या टूथपिक है, किसी भी चीज से आप उसकी साइड्स को कर लें, एक दफा से उस फेरें ताकि साइड्स के बबल भी बाहर आ जाएं, और उसके बबल को दोबारा टॉर्च करें और वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका किचन रेडी हो जाता है। और यही अब ये देखें, हमने 30 ग्राम्स जो है वो मेजर किया था, उसमें हमने हमारे पास फिर भी
थोड़ा सा मटेरियल बच गया और उससे एक बुक मार्क भी बन सकता है। ठीक है, तो इसी जो मेरे पास रेजिन बच गया, जो मैंने कलर मिक्स किया और जो गोल्ड फ्लेक्स मिक्स किए हैं वो थोड़े से बच गए हैं, उससे हम बुक मार्क भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं कि इस पे हम टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, तो टेक्स्ट जो होते हैं उसके स्टिकर्स मिलते हैं, ऑनलाइन पेजेस हैं, या आपके लोकल मार्केट में जो लेजर कटिंग वाले होते हैं उनके पास वो स्टिकर्स बने हुए मिल जाते हैं। वो आप स्टिकर्स लेके इसके ऊपर लगाते हैं और अगले दिन दोबारा आपने रेजिन को, जब ये पूरा क्योर हो जाता है 24 आवर्स के बाद, आपने आपका पूरा एक प्रोडक्ट क्योर हो चुकी है, तो आपने उसके ऊपर स्टिकर लगा के उसके बाद, या आपने उसके ऊपर कोई ग्लिटर लगाना है, या आपने उसके ऊपर कोई फ्लावर्स रखने हैं, तो अगले दिन आप उसके ऊपर फ्लावर्स रखेंगे। और फिर क्या करेंगे कि दोबारा से रेजिन को मिक्स करेंगे, और रेजिन को दोबारा जिस तरह भी हमने 3 मिनट्स मिक्स किया था और वो ट्रांसपेरेंट एक मिक्स किया था कलर मिक्स करने से पहले, तो वो उस तरह से आप मिक्स करेंगे और वही ट्रांसपेरेंट रेजिन आप उसके ऊपर एक कोट दे देंगे। तो वो आपके जो फ्लावर्स हैं वो उसके अंदर प्रिजर्व हो जाएंगे, आपके की चेन के अंदर, या आपके स्टिकर जो है वो भी प्रिजर्व हो जाएगा, या आपने अगर उसमें फोटो लगाई है तो वो फोटो भी उसके अंदर प्रिजर्व हो जाएगी। बट वो सेकंड डे पे काम करना होता है। अगले दिन जब ये हार्ड हो जाएगा तो आपने उसके ऊपर दोबारा ट्रांसपेरेंट रेजिन मिक्स करके डालना है। कोई भी चीज ऊपर रखें और उसके बाद उससे डिजाइनिंग करें और उसके बाद उस पर ट्रांसपेरेंट रेजिन डाल दें। ठीक है, ये हमने बेस रेडी की है अपने आर्टिकल की। ठीक है, फर्स्ट डे बेस रेडी होती है, अगले दिन उसकी टॉप कोट होती है, या उसमें जो भी आपने डिजाइनिंग करनी होती है। तो जो मटेरियल मेरा रेजिन का मिक्स हुआ हुआ बच गया था, उससे मैंने एक बुक मार्क में डाल दिया। ठीक है, बुक मार्क का जो है हाफ पे, उसी तरह जिस तरह मैंने की चेन में हाफ पे मैंने ब्लू कलर डाला है, तो हाफ पे ही मैं गोल्ड फ्लेक्स डाल दूंगी। ठीक है, तो ये जो जो आर्टिकल अगर आपके पास बचा हुआ रह जाता है, अगर आपने कोई आर्टिकल बनाया है और उसका रेजिन बच गया है, तो आप उससे कोई छोटी चीज बना लें साथ, उसको जाया मत करें, क्योंकि रेजिन बहुत महंगा मिलता है। और उसके बाद अगर आप उसे मिक्स हुआ हुआ वो आपके पास बच गया, वो जाया हो जाएगा, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है, वो जाया मतलब ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो आप कोई छोटा सा मोल्ड रखें, की चेन का मोल्ड है या बुक मार्क का मोल्ड है या ज्वेलरी का मोल्ड है, कुछ भी है, आप उसमें डाल लें और उसमें डाल के कोई चीज बना लें, एक छोटी सी प्रोडक्ट बना लें। और आप उसको, या तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं उस छोटी प्रोडक्ट को, या फिर अगर आप किसी का भी ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, कस्टमाइज ऑर्डर बना रहे हैं, तो आप उसको एज अ गिफ्ट भी उसके साथ भेज सकते हैं। तो लोग उसको प्रेज करते हैं कि आपने एक कम्प्लीमेंट्री एक चीज साथ भेजी है उनकी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका रेजिन भी जाया नहीं होगा, एक चीज भी बन जाएगी, आप किसी को एज अ गिफ्ट उनको फ्री में भेज दें, या फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जब आप बिगिनर लेवल पे होते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं रेजिन को। अब ये इस तरह से मैंने इसको डाल दिया ना, तो इसके भी मैं बबल्स रिमूव कर दूंगी बुक मार्क के ऊपर। ठीक है, इसके बबल्स रिमूव हो जाएंगे और इसके बाद इन दोनों को आप कवर करके रखें, क्योंकि अगर आप कवर नहीं करेंगे तो जो डस्ट होती है इर्द गिर्द जिस जिस जगह पे आप काम करें, एक तो स्पेशली ये ख्याल रखें कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ डस्ट ना हो। लेकिन अगर फिर भी डस्ट आ ही जाती है किसी ना किसी तरह, तो आपने क्या करना है कि जिस तरह से मैंने ये चीजें बनाई है ना, इसके ऊपर इसको कवर करके रख देना है। मतलब इसके ऊपर आप कोई ट्रे रख दें, आप किचन में से कोई ट्रे, या आपके जो बॉक्सेस होते हैं जिस तरह शू बॉक्सेस होते हैं, उस उसका जो ऊपर कवर होता है वो इसके ऊपर रख दें, या शू बॉक्स को ही रख दें इसके ऊपर, कोई भी बॉक्स इसके ऊपर रख दें, ताकि डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर ना जाएं। क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल चले गए तो वो आपके आर्टिकल्स के साथ ही हार्ड हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आए हुए होंगे और वो सारी चीज आपकी खराब होगी और अच्छी लुक नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो डस्ट से बचाना है। आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके अपने कपड़ों के पार्टिकल्स, फैब्रिक पार्टिकल्स भी इसके ऊपर गिर रहे होते हैं और वो छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं, तो आपने वो भी देखना है कि आपको लाइट के अंदर नजर आएंगे कि आपके फैब्रिक पार्टिकल्स इसके ऊपर गिरे हुए हैं, तो आपने फौरन स्टिक की मदद से उसको उठा लेना होता है उसी टाइम पे ही उठा के आप हटा लें, नहीं तो बाद में अगर वो साथ स्टिक हो जाएंगे, साथ ही हार्ड हो जाएंगे, तो वो आपका प्रोडक्ट अच्छी नीट लुक नहीं देगा, खराब लगेगा। ठीक है, तो लेकिन अपनी प्रोडक्ट को कवर करके जाएं, ताकि बाद में भी कोई भी पार्टिकल डस्ट का या किसी भी चीज का आपके इसके ऊपर, या एयर में कोई पार्टिकल्स हैं फैब्रिक के, तो वो आपके आर्टिकल के ऊपर स्टिक ना हो। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम इसके बबल्स जस्ट रिमूव करेंगे, और उसके बाद हमारी ये प्रोडक्ट्स को हम छोड़ देते हैं अगले दिन तक। ठीक है, अगले दिन तक ये हमारे हो जाते हैं, ड्राई होते हैं। फिर उसके बाद आप इस पर स्टिकर या फ्लावर्स या कुछ भी रखें, या ग्लिटर लगाएं, या कुछ भी रखें, और उसके बाद उसके ऊपर टॉप कोट दे दें, दोबारा से रेजिन को मिक्स करें और उसके ऊपर टॉप कोट दे दें। ठीक है, और जब ये बाहर निकालेंगे ना आप मोल्ड से, ये चीजें जब आप इसको, जब ये
प्रॉपर अगले दिन, उससे भी अगले दिन हार्ड होंगे। अगर आप दूसरे दिन इसे टॉप कोट देते हैं तो फिर उससे अगले दिन ये हार्ड होंगे। तो फिर उसके बाद इसको बाहर निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर होल ऑलरेडी हुआ हुआ होगा, जस्ट आपने की चेन का रिंग उसके अंदर डालना है, क्योंकि ये वाले जो मेरे पास मोल्ड है इनके अंदर होल का वो बना हुआ है पहले से ही, उन्होंने इसके अंदर होल का वो दिया हुआ है कि जब ये हार्ड होगा तो उसके अंदर होल बन जाएगा, ठीक है। बट बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती है, बहुत से किचन के मोल्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो ऑप्शन नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है कि उसमें वो होल नहीं होता, तो आपको अपने ड्रिल मशीन के साथ उसको होल करना पड़ता है। तो ज्यादा बेटर यही है कि आप ऐसा मोल्ड खरीदें जिसके अंदर होल वाला हो, और वो होल के साथ ही आपका किचन या आपकी बुक मार्क्स बने, ताकि उसके अंदर आप की चेन इजीली फिट कर सकें, ठीक है। और की चेन भी आपको लोकल मार्केट में की रिंग्स जो होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं, या किसी भी हार्डवेयर शॉप पे या कहीं भी, मेरे ख्याल से स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं, या जो इस तरह की आर्ट वाली चीजें सेल करते हैं, वहां पे आपको एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती हैं, तो वहां से आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का के मटेरियल क्या चाहिए होता है, ये आज के सेशन में हमने मुझे जस्ट बताना था कि किस तरह का मटेरियल चाहिए होता है। और बेसिक, अगर आपने बेसिक बिजनेस स्टार्ट करना है ज्वेलरी का, बुक मार्क का, की चेन का, तो आपको जस्ट ये चीजें चाहिए, ठीक है। और अगर आप इतनी बड़ी बॉटल्स रेजिन की नहीं खरीदना चाहते तो आप स्मॉल क्वांटिटी में भी रेजिन खरीद सकते हैं। दराज पे आपको 500 में या 650 की छोटी बॉटल्स भी मिल जाती हैं। उसके अलावा 2000 की रेंज में 750 ग्राम्स का रेजिन भी मिल जाता है, ब्लू बर्ड का भी मिल जाता है। HMS का तो शायद थोड़ी क्वांटिटी में नहीं मिलता, बट ब्लू बर्ड वालों का थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है। मैजिक वालों का भी थोड़ी क्वांटिटी में मिल जाता है 750 ग्राम में। तो आप वो वाला रेजिन खरीद लें, ठीक है। और दराज पे छोटी बॉटल आर्ट रेजिन के या रेजिन आर्ट के नाम से भी मिलती है, वो भी अच्छा रेजिन होता है छोटी ज्वेलरी और इन सब चीजों को बनाने के लिए। तो आप छोटी प्रोडक्ट्स खरीदें। जिस तरह से मैंने एक वीडियो, एक रील बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जब आप रेजिन आर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले तो आपको एक अच्छे इदारे से कोर्स करना चाहिए, रेजिन को प्रॉपर सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेसिक करनी होती है। तो वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट, मेरे किसी उस वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि ये फेक है, मतलब कि गलत है या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जब बेसिक आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब एज अ बिगनर छोटी चीजों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप स्मॉल क्वांटिटी की प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में मटेरियल लेते हैं, ठीक है। बहुत से रेजिन आर्टिस्ट ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स रेजिन की खरीद लेंगे, 6-7 मोल्ड खरीद लेंगे, और इतने ज्यादा कलर्स खरीद लेंगे, हीट गन भी खरीद लेंगे, टॉर्च भी खरीद लेंगे, महंगी महंगी चीजें खरीद के फिर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, तकरीबन 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जैसे मैंने किया था। तो शुरू में बहुत से रेजिन आर्टिस्ट के ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ कि अगर आपने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, शुरू में एज अ बिगनर स्टार्ट करना है, छोटी चीजों से स्टार्ट करना है, तो छोटी चीजों से स्टार्ट करें। छोटे मोल्ड खरीदें। ये जो आपको की चेन और बुक मार्क के मोल्ड हैं, ये आपको दराज से मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे शायद 250 का एक की चेन का मोल्ड होता था, और जो बुक मार्क का मोल्ड था वो भी 300-400 इस तरह से था। तो अभी अभी मुझे उसकी प्राइसेस नहीं पता, क्योंकि फिर मैंने ये हैंडमेड मोल्ड बाय कर लिया था जब मुझे बल्क ऑर्डर आया था। तो वही मेरे चल रहे हैं। बट दराज पे सस्ते में आपको कीचेन का मोल्ड भी मिल जाएगा और बुक मार्क का, और वो आएगा आपको चाइना या मलेशिया से, आपको 1-2 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। बट वो आपको सस्ते में, लेकिन आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे और इतने ज्यादा महंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। वही चाइना मोल्ड। फिर आपको कीचेन, आप एक एक मोल्ड खरीदें, ठीक है। और अगर आपको कोस्टर्स बनाने हैं, यानी 5 इंच का बनाना है, तो वो भी आपको इजीली 1000 तक की रेंज में मिल जाता है। उसके बाद आपको रेजिन जो है वो स्मॉल बॉटल्स खरीदें 750 ग्राम्स वाली, मतलब अगर आपको कोस्टर्स भी साथ बनाने हैं या ज्यादा टाइम के लिए रेजिन रखना है अपने पास, तो आप 750 ग्राम्स यानी 2000 वाला रेजिन लें, ठीक है। और आप टॉर्च लें, 500-700 की टॉर्च होगी। फिर आप ग्लव्स ग्लव्स लें, 170 रुपीज का वो पैक होता है। उसके अलावा आप मिक्सिंग के लिए कप्स लें, स्टिक्स लें, या स्पून ही आपके डिस्पोजेबल, आपको ये 300 या 400, 300 में मेरे ख्याल से आपको बड़ा फुल सेट मिल जाता है, सेट्स इसका ग्लास का। और स्टिक्स जो है वो आई थिंक 100, सॉरी स्पून्स वगैरह 100 में डिस्पोजेबल की मिल जाती हैं। अगर आप थोड़ी लें तो मतलब जितनी भी आप लेना चाहिए उतने में आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा और क्या चीज, कलर्स चाहिए होते हैं, तो कलर्स लोकल मार्केट में आपको 70-50 रुपीज के भी कलर्स मिल जाएंगे, माइका पाउडर्स। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ऑनलाइन पेजेस से खरीदेंगे, मतलब जिस तरह से मेरे पास ये जो डब्बी थी ये मेरे ख्याल से 250 की थी, बट अगर आप स्मॉल बॉटल्स खरीदेंगे तो वो आपको
100 रुपीज में मिल जाएगी या 70 रुपीज में भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 70 रुपीज की बॉटल ली थी। तो आप 5-6 कलर्स जो जो ज्यादा यूज होते हैं, जैसे ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, उसके अलावा ग्रीन कलर, जो बेसिक कलर्स हैं वो आप खरीद लें जस्ट। ठीक है, तो ये आपको मैक्सिमम आपके 10,000 के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट में ही सब चीजें पूरी हो जाती हैं, जब एज अ बिगनर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। अब बाकी रेजिन आर्टिस्ट की तरह बड़ी बड़ी चीजों पे मत जाएं, क्लॉक्स और इन सब चीजों का सामान लेके रख लें और भाई हम बाद में काम करेंगे। बट आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ी चीजें स्टार्ट करें। हाँ, अगर आप किसी और प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने क्लॉक्स बनानी है, तो जस्ट फिर क्लॉक्स का ही काम करें। फिर आप सिर्फ क्लॉक का मटेरियल लें, मतलब उसकी वुड लें और उसके साथ रेजिन लें और कलर्स लें और ये सब चीजें ले लें। ठीक है, फिर आप बाकी सामान, मोल्ड्स और वो सब चीजें मत लें शुरू में। फिर जो भी आप काम करना चाह रहे हैं जिस तरह का भी, फिर सिर्फ उस चीज का सामान खरीदें। फिर जब आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, फिर आप उन ऑर्डर्स की एडवांस पेमेंट लें। क्योंकि अगर आप कस्टमाइज जब भी काम करते हैं, क्योंकि जब भी कस्टमर आपसे कस्टमाइज चीज बनवाता है अपने हिसाब से कि मुझे ये भी चीज उस पर लिखवानी है या मुझे ये भी चीज बनानी है, तो उसके लिए आप हमेशा एडवांस पेमेंट करते हैं, लेते हैं। क्योंकि आप एडवांस, अगर वो कस्टमर बाद में आपको पैसे ना दे या आपको आपसे बाय ना करे, तो आपकी वो कस्टमाइज चीज बनी हुई खराब हो जाएगी, वो कोई और आपसे नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो आप एडवांस पेमेंट किस लिए करते लेते हैं, ताकि आप उस हिसाब से, उस प्रोडक्ट के हिसाब से मटेरियल खरीदें। ठीक है, तो ये नहीं कि आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके मटेरियल खरीद लें, बना भी दें, फिर वो बाद में आपको पेमेंट करेगा और कभी कभी वो जो है रिजेक्ट हो जाता है पीस, तो फिर आपकी सारी पेमेंट भी गई, आपका मटेरियल भी गया, आपका प्रोडक्ट भी गया, क्योंकि वो बाद में आपसे कोई और नहीं खरीदेगा, फिर उसके पैसे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप काम करें किसी भी कस्टमाइज चीज के ऊपर, आप उसे एडवांस पेमेंट लें, उसी में से मटेरियल खरीदें और फिर उसको वो बना के दें। ठीक है, तो यही आज का हमारा सेशन था। और मजीद अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और लग्जरी प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाती हैं रेज़िन आर्ट की, और मजीद कैंडल मेकिंग, या सब चीज़ें कोई भी अगर अलग अलग भी सीखना चाहते हैं, तो आप हमें 2 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर नहीं करवानी, आपको आता है तो भी कोई बात नहीं, बट आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करना सीखनी चाहिए। कहीं से भी सीखें, बट सीखें और अपनी प्रोडक्ट की राइट एडवर्टाइजमेंट जरूर करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरूर सीखें, क्योंकि जो लोग अभी इसको सीख लेंगे वही लोग, जो अभी पाइनियर होंगे वही लोग ही आगे ग्रो कर पाएंगे। जो लोग अभी नहीं सीखेंगे, जिस तरह से करीम या उबर की कंपनीज आई थी और रिक्शा ड्राइवर्स और जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था कि हमारी रोजी पे लात मार दिया है। जिस तरह से अब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर रहे हैं कि रोबोट आ जाएंगे तो हमारी रोजी खत्म हो जाएगी या हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था, तो वो लोग रॉन्ग थे। क्योंकि जिन लोगों ने उस टाइम पर राइट डिसीजन लेके अपनी टैक्सी या अपने रिक्शा को या अपने बाइक को करीम या उबर में रजिस्टर करा के उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था, उन्होंने ही अर्निंग की है। और जिन लोगों ने उस टाइम पे एहतजाज किया और छोड़ दिया ये बिजनेस या चले गए और एहतजाज करके बैठ गए, वो उन लोगों ने अपनी रोजी पे खुद लात मारी। तो जो नई चीज आती है उसको अडॉप्ट करना सीखें, उसको अपने बिजनेस में, उसको अपनी जॉब के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर उससे अर्न करना सीखें कि हम उसको अपनी फील्ड में कैसे उससे काम ले सकते हैं। और अगर आप उसमें पाइनियर हो जाएंगे या उसको अडॉप्ट कर लेंगे और उसको सीख लेंगे, तो आप उन लोगों को पीछे छोड़ देंगे जो उनको उसको नहीं सीखेंगे, और बाद में वो लोग ही आगे बढ़ेंगे जो मतलब वक्त के साथ चलना सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था, आज के लिए यही था। अब मैं आप लोगों को अलाउ कर रही हूँ आपके माइक्स, ठीक है, आप लोग उसको ऑन करें, आप लोग अपने क्वेश्चंस कर लें, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ लें, और एक एक करके माइक ऑन कर लें और उसके बाद क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ जी, अपने अपने माइक, जिसका भी क्वेश्चन है अपना माइक खुद ऑन कर लें और क्वेश्चन पूछ लें। बाद में आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जिसको मैं आपके ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी इसकी रिकॉर्डिंग। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर क्वेश्चंस नहीं है, या तो चैट में पूछ लें, या फिर क्वेश्चन है या तो चैट में पूछ लें या माइक ऑन करके पूछ लें, तो मैं उनके आंसर दे दूंगी। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम अपनी मीटिंग को एंड कर देते हैं। ठीक है, और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें
तो हमारे कोर्स को तो हम ज़रूर ज्वाइन करें। 2 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगी। और क्योंकि मुझे मटेरियल भी बाय करना है और मुझे अपनी कोर्स की आउटलाइंस और सब कुछ डिज़ाइन करना है। ठीक है। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस। डिजिटल मार्केटिंग वास्ट फील्ड है जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, जिसमें वेबसाइट डिजाइनिंग भी आती है, जिसमें आपको एसईओ भी आती है। वो डिफरेंट फील्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है। उसके अंदर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जस्ट आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उसके ऊपर मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग वास्ट फील्ड है जिसमें आपके गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, बाकी जितने भी ऑनलाइन आपकी डिजिटली जो काम हो रहा होता है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। मतलब किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करना। और सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इन सब पे मार्केटिंग कैसे करनी होती है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम यहाँ पे या तो चैट में लिखते हैं या फिर माइक ऑन करके पूछ लें। अगर नहीं है तो चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मैं आपकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। और दोबारा से बता रही हूँ, जो आज रजिस्ट्रेशन अगर कोर्स की कराएंगे तो उनको फ्री कंसेशन मिलेगी, और जो नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं भी आपको मैसेज करूंगी, उसके अंदर यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दूंगी। वहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है, मैं साथ साथ ट्यूटोरियल्स बना के भी डालती रहती हूँ, और आपको वो मिल जाएंगे। अस्सलाम कोई चीज वालेकुम। बनानी। जी जी। अच्छा, वालेकुम मेरा ना एक सलाम। सवाल है। मैंने ना जी मैंने ना स्टार्ट किया था, मेरे पास चीज़ें भी नहीं थी माशाल्लाह। मेरी ना उस महीने सेल बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरे पास चीज़ें होने के बावजूद भी पता नहीं क्या इश्यू है। ये नहीं है कि टिकटॉक अकाउंट है ना मेरा, तो वहाँ पूछते भी हैं प्राइस वगैरह, लेकिन मेबी मुझे डील करना नहीं आता इस वज़ह से। तो इस महीने तो मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू हुआ है। मेरी जो इनकम होनी चाहिए ना अर्न करने की, वो नहीं हुई। तो मुझे जी। डील करना नहीं आता एज़ अ क्लाइंट, तो मैं कैसे। अच्छा, डीलिंग के लिए आपको जी वो हम कोर्स में सारा कुछ सिखाएंगे कि टेबल किस तरह से बनेगा मोल्ड के बगैर, और उसको आपने कैसे डील करना होता है। अगर आप, क्योंकि मैंने मोल्ड, पहले मैंने भी सोचा था कि मैं मोल्ड में टेबल बनाऊं, बट मोल्ड की प्राइसेस 8,000 तक हैं, तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी कि मोल्ड के बगैर आप किस तरह से नीट और फिनिशिंग के साथ, अच्छी लुक के साथ आप रिवर टेबल बना सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, ट्रे भी आप विदाउट मोल्ड बना सकते हैं, आप कुछ भी विदाउट मोल्ड बना सकते हैं, आप अपना मोल्ड खुद से बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी किसी ने पूछा कि उनको डीलिंग करना नहीं आती। डीलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि आपकी डीलिंग में कोई इश्यू नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जो आजकल जैसे ही रेट्स इंक्रीज हुए थे ना पिछले पिछले साल से, मतलब जब आपके डॉलर्स के रेट इंक्रीज हुए तो आपका जो मटेरियल है वो भी महंगा होना शुरू हो गया और सब कुछ। तो उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी इंक्रीज करना पड़ी। ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं कि वो 3-4 लोगों से पूछते हैं, 3-4 लोगों, 3-4 आर्टिस्ट का काम देखेंगे, उनसे पूछेंगे प्राइसेस, सबसे प्राइसेस पूछ लेंगे। कोई उनको बताएगा 300 का की चेन, कोई उनको बताएगा 250 का की चेन, कोई उनको बताएगा 500 का की चेन। अब जो 500 का की चेन सेल कर रहा है ना, तो वो अपने हिसाब से इस वजह से 500 प्राइस के साथ सेल कर रहा है कि एक तो उसने उस पर मेहनत की और उसको पता है कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं नीट फिनिशिंग के साथ, अच्छी लुक के साथ सेल कर रहा हूँ। और दूसरा, या तो वो ऑनलाइन में ऑनलाइन मटेरियल परचेज कर रहा होता है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मटेरियल परचेज करते हैं, और एक तो आप बल्क में तो मटेरियल कभी खरीदते भी नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि जो थोड़ा मटेरियल परचेज कर रहा होता है, जो ऑनलाइन परचेज कर रहा होता है, उसको वो मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा पड़ी होती है बनिस्बत उन आर्टिस्ट के जो लोकल मार्केट से मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं। और लोकल मार्केट से जो भी मटेरियल परचेज करता है उसको प्राइसेस कम पड़ रही होती हैं। और कुछ लोग वैसे भी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, या जिस तरह से मैं भी शुरू में कम प्राइसेस में सेल करती थी, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने कस्टमर बनाने के लिए शुरू में कम प्राइसेस में सेल कर रहे होते हैं। अब वो जो बंदा होता है ना, वो 4-5 लोगों से पूछ चुका होता है प्राइसेस। ठीक है। अब जब वो पांचों की प्राइसेस को कंपेयर करता है, तो वो कहता है चलो यहाँ से मुझे 200 में पड़ रहा है और वो 500 में सेल कर रही है, तो मैं 200 वाले से ही बनवा लेता हूँ। ठीक है। तो वो आपको अपने प्रोडक्ट की
उन लोगों को सेल करनी ही नहीं है जो इस तरह से कंपैरिजन करके आपकी आपके आर्ट को वैल्यू ना दे रहे हो, या आपकी चीज को वैल्यू ना दे रहे हो, या आपकी मेहनत को ना देख रहे हो, या वो आपकी कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे। आपको असल चीज यही तो है कि आपको मार्केटिंग सीखनी है, आपको अपनी राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है। तो वो आपको कैसे पता चलेगी? आपको मार्केटिंग के थ्रू पता चलेगी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता चलेगी कि मेरी राइट ऑडियंस कौन सी है जो मुझे मेरे प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगी। ठीक है, और उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इसकी प्राइस ज्यादा है या इसकी प्राइस कम है, या वो कंपैरिजन नहीं कर रहे होंगे दूसरों की प्रोडक्ट की या आपकी प्रोडक्ट की। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स होते हैं अपनी मार्केटिंग कराने के, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराने के। तो फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ये डीलिंग का मसला नहीं होता। और डीलिंग में भी कभी भी आपका कस्टमर अगर आपसे कोई चीज मांग रहा है और वो कह रहा है कि मेरी इस चीज की प्रोडक्ट कम कर दें, और आपको वो अफोर्डेबल नहीं लग रहा, और आपको खुद को मतलब पता चल रहा है कि मुझे उसमें नुकसान होगा, तो आप कभी भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम ना करें और उसे कहें कि ठीक है आप कहीं और से खरीद लें। ठीक है, तो ऐसा अगर आप अपने ब्रांड को, अपने आर्ट को वैल्यू नहीं देंगे, तो कोई और भी आपकी प्रोडक्ट को या अपनी चीज को, आपकी चीज को वैल्यू नहीं देगा। सबसे पहले अपने आर्ट से, अपनी चीज से प्यार करना सीखें, उसकी वैल्यू बनाएं, उसको ब्रांड बनाएं कि कोई भी आप की प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि हम हलाल प्रॉफिट के साथ ही बेच रहे होते हैं, हम कोई इतना ज्यादा प्रॉफिट रख के नहीं सेल कर रहे होते कि भाई मतलब कि हम कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख रहे हो और उसमें हमारे लिए मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ कमा रहे हो। लोग ये समझते हैं कि हमने बहुत ही ज्यादा प्राइसेस ले रखी है कि हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो आपका हलाल या आपका राइट प्रॉफिट है वो तो आपने उसमें लेना ही है। ठीक है, तो आपको अगर अफोर्डेबल नहीं लग रहा तो आप कभी भी अपनी प्राइस कम करके उस चीज को मत सेल करें, क्योंकि वो आपको ही नुकसान देगी। और मैं इतने ज्यादा लॉसेस बर्दाश्त करने के बाद ये कह रही हूँ कि मैं किसी का भी ऑर्डर्स कम प्राइस पे लेने के बाद जितना मैं मटेरियल इन्वेस्ट कर लेती थी, उससे कम प्राइस में वो सेल कर देती थी। तो ऐसा आप कभी भी मत करें। अपने आर्ट से खुद प्यार करें, अपने आर्ट को एक ब्रांड की शक्ल दें कि बस हम उन सबको कहें कि हमारा ये ब्रांड है, हमारी फिक्स प्राइसेस होती हैं, आपने खरीदना है आप खरीदें। आप खुद अपने आर्ट को वैल्यू दें, तो बाद में लोग भी आपके आर्ट को वैल्यू देंगे। और मार्केटिंग करें अपनी प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट की राइट ऑडियंस देखें कि कौन सी ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगी। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे, एंड अल्लाह हाफिज। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगी थोड़ी देर के बाद, जब मेरे पास रिकॉर्डिंग ये जूम पे अवेलेबल होगी तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगी। और मज़ीद अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करें। अब किसका रिप्लाई मैंने नहीं किया? पाउडर कलर या लिक्विड कलर यूज़ करने से अच्छा, हाँ जी, पाउडर कलर जो है वो, माइका पाउडर्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, ग्लिटरी होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको यूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट में शाइनी ग्लिटरी इफेक्ट आएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरे कलर यूज करें जैसे टेंट कलर यूज करें तो वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देता है। वो भी कलर्स अच्छे लगते हैं, हाँ, किसी किसी प्रोडक्ट में उनका इफेक्ट भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो ये सब चीजें डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए होती हैं। और जो पिगमेंट पेस्ट होता है वो पेस्टल कलर्स के लिए होता है, मतलब एक मैट फिनिश देता है, मैट लुक देता है आपकी प्रोडक्ट को। जिस तरह से आपके लिपस्टिक्स और इन चीजों में भी एक ग्लॉसी होती है और एक मैट होती है, तो जो मैट फिनिश देता है वो पिगमेंट कलर्स होते हैं, और जो शाइनी ग्लिटरी इफेक्ट देते हैं, ग्लॉसी इफेक्ट देते हैं, वो माइका पाउडर्स होते हैं। तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कलर यूज करें, लिक्विड यूज करें, पिगमेंट पेस्ट यूज करें, या आप उसमें माइका पाउडर यूज करें। ये आपकी अपनी चॉइस है, या आपकी कस्टमर की चॉइस होती है कि उसको किस तरह का आर्टिकल चाहिए, कौन से कलर का आर्टिकल चाहिए, किस किस्म का चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए होता है। अगर आप बड़ी चीजों में जैसे वॉल हैंगिंग्स और इन सब चीजों में काम कर रहे हैं, तो आप इन सब चीजों के मिक्सचर से भी एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें माइका पाउडर और पिगमेंट पेस्ट और लिक्विड कलर को मिला के एक इफेक्ट्स बनाते हैं। तो वो बहुत ही प्यारा डीप इफेक्ट देता है। तो वो हम इंशाल्लाह सारा कुछ सीखेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो वो डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए डिफरेंट कलर्स होते हैं। मजीद आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, और मजीद अगर आप, मैं आपको यूट्यूब चैनल दे दूंगी, इस पर मेरी ट्यूटोरियल्स भी आप चेक कर लें। और अगर मजीद लर्निंग करनी हो, क्वालिटी लर्निंग करनी हो, कोई नई चीज़ सीखनी हो, एआई सीखनी हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो, मतलब जो यूनिक चीज़ें हैं वो अगर आपने सीखनी हो, तो हमारे कोर्सेज को ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।